कुछ नहीं, मुझे व्हाट्सएप करना है, हेलो मैम, मेरा नाम मेरा नहीं, अपना नाम, और आई एम अ ड्रॉपर। मुझे पता चल जाएगा कौन सा बच्चा ड्रॉपर है, फिर उसके साथ टाइम टेबल डिस्कस कर लेंगे, ठीक है? ओके। ओके बच्चे। सो किस टाइम मैम? अरे मुझे क्लास के बाद फ्री होके कर दियो ना। जब दोनों क्लास हो जाएगी ना तब मुझे फ्री कर दियो, मैं तुमको बता दूंगी किस टाइम। मेरी एक्चुअली आज लगातार मीटिंग है, तो मैं बता नहीं सकती मैं किस बजे तुम्हारे मदद कर पाऊंगी, टू बी ऑनेस्ट। चलो ये बताओ, स्क्रीन दिख रही है? जो यो मैम। क्या लिखा है? ओके साहिद, क्या लिखा है? उसपे आपकी पिक है। डेस्कटॉप। डेस्कटॉप पे दिख रहा है? अरे यार डेस्कटॉप पे दिख रहा है, अब दिख रहा है? यस मैम। क्या दिख रहा है? हेरिडिटी एंड वेरिएशन। इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन का चैप्टर है। तो फॉर सम रीजन मेरे हाथ से हेरिडिटी एंड वेरिएशन ही लिखा जाता है, तो मैंने वही लिख दिया है। तो ट्वेल्थ ग्रेड का हमारे सारे चैप्टर्स हो चुके हैं, सिवाय कौन सा चैप्टर नहीं हुआ है अनीश, जिसमें प्रॉब्लम आ रही है? फूड स्ट्रेटेजी। मैम जो चैप्टर नहीं हुए उनके नाम। हम्म। मैम एक तो ये जो फर्स्ट चैप्टर है हमारा। हम्म। मैम फर्स्ट चैप्टर प्रोडक्शन जो इनऑर्गेनिजम्स। फिर ये मंडेला चैप्टर और एक फूड एनहेंसमेंट। हम्म। तो स्ट्रेटजीज ऑफ एनहांसमेंट इन फूड प्रोडक्शन रहता है। मेंडल का चैप्टर मैं तुम्हें बहुत डिटेल में करा रही हूँ ताकि तुमको इसमें कोई प्रॉब्लम ना हो, ठीक है? और जो फर्स्ट चैप्टर है वो फर्स्ट चैप्टर एनिमल किंगडम और बाकी चैप्टर्स में कवर ही हो जाता है, फिर भी मैं तुम्हें एक बार गो थ्रू करा दूंगी। तो हम कह सकते हैं कि हमारे दिसंबर में, बाय मिड दिसंबर, लेट्स से 15 दिसंबर तक हमारा कंप्लीट हो जाएगा ट्वेल्थ ग्रेड, राइट? दोनों बैचेस में ना, पिछले बैच भी तो पढ़कर आया है ना ट्वेल्थ ग्रेड, तो ये वाले बैच का भी अब खत्म हो जाएगा, एक बार सबने ट्वेल्थ पढ़ ली, राइट? कह सकती हूँ मैं ये बात, दिसंबर मिड तक, यस मैम। राइट? राइट, तो सबका फोकस किस बात पे रहेगा? किस बात पे रहेगा कि हमें रिवीजन कंटिन्यू रखनी है, रिवीजन ऑफ ट्वेल्थ। ट्वेल्थ को हमने स्ट्रांग रखना है। तो हम बोलेंगे ना, नीट का पेपर 11 से ज़्यादा आता है या 12 से, ऐसा देखा गया जनरली कि 50-50 ही चलता है। जैसे 49% अगर ट्वेल्थ आ गया, तो किसी टाइम 51% उस टाइम 11th आ गया होगा। तो हम यही लेके चलते हैं कि 50% ट्वेल्थ आता है, 50% 11th आता है। तो अगर तुम ईमानदारी से सिर्फ ट्वेल्थ भी बहुत अच्छे से करते हो, तो बायो का 50% पेपर तो तुम अटैम्प्ट कर सकते हो ना, राइट? बेटा ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज हो चुका है, राइट? तो एक बार पढ़ाया जा चुका है। अब रिवीजन जो है, जो हम दोबारा से रिवीजन स्टार्ट करेंगे, वो हम स्टार्ट करेंगे फेब्रुअरी मिड से, ठीक है? तब तक जितने भी न्यू टॉपिक्स हैं वो कवर हो चुके होंगे। तो फेब्रुअरी मिड से तुम दोबारा से मेरे साथ रिवीजन स्टार्ट करोगे। अभी हम लोग 11th 12th खत्म कर रहे हैं, और उसके बाद हम 11th के चैप्टर्स की तरफ जाएंगे, राइट? 11th के चैप्टर में प्लांट को पहले खत्म करने की कोशिश करेंगे जितना हो सके, फिर ह्यूमन फिजियोलॉजी को भी खत्म करने की कोशिश करेंगे। सो तुम्हारा जो टारगेट है, तो अपने टारगेट को माइंड में क्लियर रखना, ठीक है? जो तुम्हारा टारगेट है वो ये है कि ट्वेल्थ को रिवाइज करते रहना है, नहीं तो तुम भूल जाओगे और फिर कोई फायदा नहीं होगा इतनी सारी क्लास होने का। यस दिव्या, हो चुका है बायोटेक। जिसके पास भी अगर किसी को लेक्चर चाहिए तो आलम सर से ले लेना, आलम सर के पास लेक्चर्स होंगे, ठीक है? तो ट्वेल्थ की रिवीजन को कॉन्टिन्यूस रखना है। ओके, कॉन्टिन्यूस रखने का मतलब है कि तुमको ये आदत बनानी पड़ेगी कि तुम हर रोज ट्वेल्थ एटलीस्ट नोट्स रिवाइज करो, राइट? जैसे मैंने बना लिया कि एवरी डे मैंने कर लिए 5 पेजेस और बायो, किसके? सिर्फ ट्वेल्थ की। किसके? सिर्फ नोट्स के। चलो मैंने सिर्फ नोट्स पढ़ लिया, तो मैंने इसको हैबिट बना लिया। तुम पूरे दिसंबर 15 से स्टार्ट करोगे ना, तो जनवरी मिड तक काफ़ी हद तक कवर हो जाएगा, राइट? तो इसको हैबिट बनाना है कि ट्वेल्थ रिवाइज करनी है। और जो ड्रॉपर्स है, ड्रॉपर्स को तो इसको और अच्छे से बनाना है। क्यों? क्योंकि उनके पास अभी टाइम है, तो तुम वेस्ट क्यों कर रहे हो ना, राइट? और इसमें ट्वेल्थ वालों को क्या फ़ायदा है कि जिनके ट्वेल्थ के पेपर है, जैसे ही उनका बोर्ड्स आएगा तो तुम दोबारा इसे पढ़ोगे, तो तुम्हारी तो ट्रिपल रिवीजन होगी। तो ट्वेल्थ सबसे अच्छी प्रिपेयर एक्चुअली स्कूल वाले बच्चों की होती है, क्योंकि उनके पास बोर्ड्स भी दोबारा से आ जाते हैं ना, उनके पेपर, राइट? तो ट्वेल्थ वाले टेंशन मत लेना कि अभी हम कम रिवाइज कर पा रहे हैं, तुमने तो ट्वेल्थ करनी ही है, तो तुम्हारा तो फिर से दोबारा से स्कूल वाले भी तुमसे करवा लेंगे। अब हम जिस पे फोकस करेंगे हेरिडिटी के बाद, दैट वुड बी हमारा 11th ग्रेड। स्ट्रैटेजीज ऑफ एनहांसमेंट इन फूड प्रोडक्शन के लिए मैं कोई एक्स्ट्रा क्लास रखूंगी और उसमें कराऊंगी, ठीक है? वो हमारे यहाँ मेजर क्लास में नहीं होगा। तो मुझे बताओ कि अगर, सजेशन है, तुम सबके पास आंसर सिर्फ चैट बॉक्स में देंगे सारे के सारे, कैसे? नहीं, चैट बॉक्स में नहीं देंगे, सब हैंड रेस करेंगे, ठीक है? जो एग्री करता है हैंड रेस करेगा, जो डिसएग्री करता है वो नहीं करेगा, ठीक है? तो याद रखना, एग्री वाले क्या करेंगे, जब तक मैंने क्वेश्चन नहीं बताया तब तक तो कोई फायदा नहीं ना, हैंड रेस करेंगे,
ध्यान से सुनो पेशेंटली। और डिसएग्री वाले क्या करेंगे? हैंड डाउन। ठीक है, हैंड डाउन मतलब वो कुछ नहीं करेंगे, किसी चीज़ को प्रेस नहीं करेंगे। तो ये क्या पॉसिबल है कि हम लोग संडे को, ध्यान से सुनना, सारे के सारे सबके लिए हैं, संडे को रिवीजन क्लास रखें। और मैं चाहती हूँ वो रिवीजन क्लास, पर्सनल सजेशन है मेरा, कि 3 आवर्स की हो, सिर्फ बायोलॉजी की, जिसमें मैं तुमको खाने की ब्रेक बीच में दूंगी, क्योंकि तुम्हारा पता नहीं, मुझे भूख लगती है। 3 आवर्स की रखें, लेकिन टाइमिंग सुन लो। टाइमिंग रहेगा सुबह 6 AM to 9 PM, क्योंकि मुझे सिर्फ एक संडे की छुट्टी मिलती है और उस दिन मेरे पास बहुत सारी चीज़ें होती हैं, राइट। तो सिर्फ यही। मैम आज 9 o'clock जो क्लास है वो किसको ज्वाइन करनी है? कौन सी हर्षी का 9 o'clock क्लास है बेटा? मुझे नहीं पता इस बारे में 9 o'clock किसकी क्लास है। सो संडे को रिवीजन क्लास बायोलॉजी की, जिसमें हम रिवाइज करेंगे 12th ही, ठीक है। और मोस्ट प्रोबेबली हमको यूनिट उठाएंगे, एंड आई एम थिंकिंग कि हम लोग पहले इकोलॉजी की यूनिट उठा के चलिए, या मैं देखूंगी, अभी मैंने डिसाइड नहीं करा। 3 घंटे की क्लास होगी, 6 AM to 9 PM। मैं किसी बच्चे का वेट नहीं करूंगी, 6:01 पे भी मैं स्टार्ट कर दूंगी। अगर एग्री करते हो तो हाथ उठा लो। क्षमा जाके फिर चार्जिंग पे लगाना बेटा। 1 2 ओके, लेट्स से 1 मिनट दे, फटाफट हाथ उठा लो। 30 सेकेंड्स आपके पास, मैक्सिमम वोट्स आएंगे तो करेंगे। अभी इस टाइम क्लास की स्ट्रेंथ 87 है, मैं अपने आप को हटाती हूँ। एक आध बच्चा, चलो मैं इंटरनेट की कनेक्टिविटी मानती हूँ, 85 की स्ट्रेंथ है। मैम ये दोनों वाले ड्रॉपर भी और जो पढ़ रहे वो वाले भी करेंगे इसका? सारे बच्चे, सब ये मर्जी है, ऑप्शनल है, आना है तुम्हारी मर्जी, कंपलसरी नहीं है। रिवीजन है ना, पर तुम्हारी मैम जो मर्जी। आप पढ़ाओगे वो दोबारा थोड़ी पढ़ाओगे ना? रिवीजन में जो मैं कराऊंगी वो दोबारा रिवाइज थोड़ी कराऊंगी, पढ़ा तो मैं चुकी हूँ ना 12th तो Yes, तुम भी पढ़ के आए हो। हाँ, तुम्हें अगर रिकॉर्डेड लेक्चर चाहिए तो तुम्हें वो भी मिल जाएंगे, लेकिन जो मैं रिवाइज कराऊंगी वो दोबारा थोड़ी रिवाइज कराऊंगी, वो तो मैं एक ही बार कराऊंगी ना। फिर इसकी रिवीजन होगी हमारी जाके जैन के मिड में, सॉरी फेब्रवरी के लास्ट में, जब तुम्हारे स्कूल के पेपर होंगे, राइट। तो तुम्हारी मर्जी है, अगर तुमको बहुत स्ट्रेसफुल नहीं लगता सुबह से 6 बजे। मेरे पास वोट्स आए हैं 53, सो मैं इसको हाँ समझूँ? Yes, Yes, ma'am. ma'am. Yes, ma'am. तो मैं ये क्लास, Yes, ma'am. तो ये मैं क्लास रख लेती हूँ, लेकिन स्टिल, हाथ नीचे कर लो, थैंक यू। लेकिन इट्स स्टिल नॉट कंपल्सरी, लेट मी बी वेरी क्लियर, नॉट कंपल्सरी। आपको आना है, आप आ सकते हो, नहीं आना मत आओ। और इसमें सिर्फ रिवीजन होगी, आई प्रॉमिस कि इसमें 11th का कोई टॉपिक नहीं पढ़ाया जाएगा, सिर्फ रिवीजन होगी 12th की। तो कोई 11th का टॉपिक नहीं पढ़ाया जाएगा, ठीक है। 12th की रिवीजन होगी, और जो भी हम लोग रिवाइज करने वाले हैं वो मैं तुमको उधर उधर डाल दूंगी, ओके। और अगर कोई भी चैप्टर बहुत ही अर्जेंट हुआ कि यार वो 11th का रिवाइज करने में हम चले गए हैं, हमारा बहुत जल्दी 12th हो गया, इन दैट केस सारे टॉपिक आपको मिल जाएंगे। तो उस मीटिंग के नीचे टॉपिक्स होंगे, अगर तुमको लगता है कि यार ये टॉपिक की रिवीजन की मुझे ज़रूरत है तो ज्वाइन कर लेना, ठीक है। 3 घंटे की क्लास होगी, बीच में ब्रेक दे दूंगी, इंस्ट्रक्शंस दे दूंगी, ऑलराइट। चलो स्टार्ट करें फिर। Okay, ma'am. Yes, ma'am. Yo, ma'am. ओके बेटा, गुड। सो आज जो हम करने वाले हैं, आप क्यों हाथ खड़े कर रहे हो बाबलो? नीचे करो हाथ, अभी तो क्वेश्चन ही नहीं पूछा मैंने। चलो अब सब माइक बंद करेंगे और ध्यान से सुनेंगे। तो आज जो हम करने वाले हैं वो हमारा है मेंडल वाला चैप्टर, राइट। ऐसे सीधे नाम से जानते हैं हम हेरिडिटी ऑफ वेरिएशन को। और इस चैप्टर में तुम्हें क्या याद रखना है? इसमें तुम्हें ये याद रखना है कि ये जो हेरिडिटी का चैप्टर है ना बेटा, हाथ नीचे कर ले मनीषा, वृक्षिका और सिमरन। ऐसे मुझे भलेखा लगता है तुम डाउट पूछ रहे हो, डाउट है तो बताओ, सिमरन और वंशिका। इस चैप्टर में सबसे पहले तुम कॉन्सेप्ट पढ़ते हो मेंडल का, ठीक है। कौन थे मेंडल? ठीक है, उन्होंने, मेंडल कौन थे पहले उनकी हिस्ट्री है। तुम बोलोगे ये ज़रूरी है, ये ज़रूरी है। ऊपर से उन्होंने वर्क क्या किया था, उनकी वर्क की कदर है, उनके वर्क में क्या सैंपल थे, क्या प्रॉब्लम थी, सब। और उसके बाद उनके 3 लॉस, उनके 3 लॉस पे क्वेश्चन आते हैं, और उन 3 लॉस के अंदर ही एक्सेप्शंस भी पढ़ी जाती है, तो एक्सेप्शन से भी क्वेश्चन आते हैं, इन सब पे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो ये जो थ्योरेटिकली हम स्टार्टिंग के 3-4 पेजेस को इंपॉर्टेंस नहीं देते हैं ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसे करेंगे, ठीक है। अब बेटा सारे क्लास में ध्यान देंगे। क्या है ना, तुम बीच में कुछ भी चैट पे लिखते हो ऐसा वैसा, तो मेरा ध्यान भटक जाता है। तो जब क्वेश्चन का टाइम आएगा तब करेंगे, पाते का टाइम आएगा कब करेंगे, ठीक है। अभी यहाँ ध्यान दो, मेंडल के चैप्टर से तुम्हारा पेपर 100% आएगा, 100% आएगा ही आएगा पेपर। कम से कम मिनिमम एटलीस्ट 3 क्वेश्चन आते हैं इससे, मिनिमम है ये। और इसे 6 क्वेश्चन तक भी आए हैं, देखा है हमने, ठीक है। 6 क्वेश्चन तक भी देखे, सॉरी मैंने इसे 7 क्वेश्चन तक भी देखे हैं पेपर में, एक साल में, एक ही बारी एक ही पेपर में 7 क्वेश्चन। इट्स अ वेरी बिग चैप्टर, दैट मीन्स कि इसकी वेटेज बहुत ज़्यादा है।
और ये चैप्टर डिवाइडेड है। मेंटल का लॉ आता है, उसके बाद आता है हम मॉर्गन की बात पढ़ते हैं, मॉर्गन की पूरी स्टोरी पढ़ते हैं हम, ठीक है। और लास्ट में इस चैप्टर में हम पढ़ते हैं डिजीज। जो थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है, जो मैंने जनरली ऑब्जर्व किया है कि मॉर्गन के कॉन्सेप्ट में आते हैं लिंकेज वगैरह। क्यों? क्योंकि जिसने सेल नहीं पढ़ा होता, उसको सेल की क्रॉसिंग ओवर नहीं आती होती, वो बच्चा पागल हो जाता है ना। लेकिन फिर भी मेंडल और डिजीज से भी हम क्वेश्चन निकाल सकते हैं, और मॉर्गन तो ऑब्वियसली मैं पढ़ाऊंगी तुम्हें। सो ये चैप्टर 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। आज जो हमारा फोकस है वो है हमारा मेंडल के ऊपर, ठीक है। स्टार्ट कर रहे हैं फिर, चलूं? यो मैम। बहुत Yes, बढ़िया। ma'am. तो सबसे Yes, पहले ma'am. कुछ तुम एनसीईआरटी तो पढ़ ही लोगे, राइट? पढ़नी ही है ना। लेकिन कुछ पार्ट है तो तुम्हें याद होनी चाहिए, तो मैंने उसको यहाँ लिख दिया है। ओके, बाकी चीज़ तुम भी कवर कर लो। ये क्या हुआ? ओके, वही मैं कहूँ, ये कहाँ से आ गया? तो सबसे पहला पॉइंट है कि मेंडल कौन थे। मेंडल के नाम की फुल फॉर्म क्या है? ग्रेगर जोहान मेंडल, राइट? J.G. मेंडल। ऑब्वियसली क्वेश्चन नहीं बनता, पर ना जब भी कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आते हैं ना और बहुत सारी स्टेटमेंट बेस्ड आते हैं, तो मैं भी नहीं बता सकती यार वो क्या स्टेटमेंट डाल देंगे कंफ्यूज करने के लिए, राइट? तो इस बेटा बेटा माइक बंद, राइट? तो इस चैप्टर में हम कोशिश करेंगे बिल्कुल बेसिक से बच्चे की तरह पढ़ते हुए जाएंगे, और बिल्कुल नीट के टॉपर की तरह पढ़ के जाएंगे, ठीक है। क्योंकि टॉपर भी बच्चे ही होते हैं, तुम में से ही तो कुछ बनोगे, राइट? तो ग्रेगर जोहान मेंडल कौन थे? वो बॉर्न हुए थे ऑस्ट्रिया में, ठीक है। उनका वर्क किसके ऊपर था? पिसम सेटिवम पे, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं पी प्लांट। ओके, उन्होंने किस ईयर में काम किया था? 1856 से 63 में। मुझे कैसे याद रहता है, मैं हमेशा भूलती हूँ, मैं बता रही हूँ। मुझे इतना पता है कि 18th सेंचुरी की बात है ये, ठीक है। तो मुझे इतना याद रहता है कि यार 18वीं में इन्होंने काम किया था, तो 18 वर्ड तो मुझे याद है। बाकी मुझे याद रखता है एक में 6 होगा, एक में 3 होगा, और जनरली ऑप्शन आते हैं तो हमेशा 6 और 3 ऐसे ही दिखते हैं, यही ऑप्शन आते हैं। तो 6 और 3, 6 का हाफ 3, ऐसे करके मुझे थोड़ा आइडिया रह जाता है, ठीक है। तो उन्होंने काम किया था इस ड्यूरेशन में, मतलब ये सिर्फ उनके वर्क की ड्यूरेशन है। तो बेसिकली उनकी वर्क ड्यूरेशन थी 7 ईयर्स। तुम्हें लगेगा कि ये क्या है, पर ये एक्चुअल में क्वेश्चन आता है। लॉ उन्होंने दिए थे 3। क्या क्या लॉ दिए थे उन्होंने? लॉ ऑफ डोमिनेंस, law of dominance, law of segregation, law of independent and dynamic. यस, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। बोलोगे मैम ये तो बचपन से करते आ रहे, क्यों टाइम वेस्ट कर रहे हो? ध्यान से सुन लो, जब एक चैप्टर खोल के कर रहे हैं तो कोई बात नहीं, तुम्हें भी एनसीईआरटी में पढ़ना ही है, मेरे से पढ़ लो। इन्होंने अपना पब्लिश वर्क कहाँ किया था? एक ब्रन नाम की मैगजीन में, ठीक है। ये डन, स्क्रीनशॉट ले लिया, थम्स अप कर दो, स्क्रीनशॉट ले लिया तो। Yo, ma'am. ओके, ब्रिलियंट। Yo, ma'am. ओके, चलो। उनका वर्क जो था वो रीडिस्कवर हुआ था। उन्होंने वर्क तो 18th सेंचुरी में कर दिया था, लेकिन 19th सेंचुरी की स्टार्टिंग में रीडिस्कवर हुआ था उनका वर्क। किसने किया था उनका वर्क रीडिस्कवर? हाँ जी प्रतिभा। Hugo de Verrais. ओके, हुगो दी वरीज, राइट। कार्ल कॉरेंस और एरिक वॉन शर्माक। कार्ल स्कॉरेंस, यस, ये थे उनके नाम। ये 3 साइंटिस्ट थे, बेसिकली ये पीएचडी स्कॉलर थे, जो ऐसी चीज़ों के बारे में सोच रहे थे जिसमें मेंडल ने सोचा था। हमने भी बात नहीं करी है मेंडल ने क्या सोचा है, पर मेंडल ने जो रिसर्च की थी ना, ये उसी से रिलेटेड चीज़ें सोच रहे थे और लाइब्रेरी में ढूंढ रहे थे। रिसर्च जो पीएचडी करते हैं वो ऐसे ही करते हैं, लाइब्रेरी में पुराने रिसर्च पेपर पढ़ते हैं, समझते हैं दूसरे साइंटिस्ट ने क्या किया। तो इन तीनों के हाथ में इंडिपेंडेंटली मेंडल का पेपर आया, और उन्होंने पढ़ा तो उनको रियलाइज़ हुआ कि जो वो क्वेश्चन सोच रहे हैं उसके आंसर तो कोई साइंटिस्ट ऑलरेडी कर चुका है। उन्होंने दोबारा से मेंडल का वर्क रिपब्लिश किया। उन्होंने कहा कि ये आंसर्स ऑलरेडी है हमारे पास, तो हम इस पे काम क्यों कर रहे हैं। और फिर मेंडल को उस टाइम पे बहुत रिकॉग्निशन मिली, बट अनफॉर्चुनेटली तब तक वो ही पास्ड अवे, राइट। तो उनकी डेथ के बाद उनको बहुत ऑनर मिला था, इसलिए उनको कभी नोबेल प्राइज़ नहीं मिला, क्योंकि डेथ होने के बाद किसी को नोबेल प्राइज़ दिया नहीं जाता, राइट। अब कुछ पॉइंट्स हैं जो तुमको पता होने चाहिए, एनसीईआरटी बेस्ड पॉइंट्स हैं, ठीक है। रीजंस ऑफ हिज सक्सेस व्हेन ही वाज अलाइव, जब मेंडल जिंदा थे, ठीक है, जब उन्होंने 7 साल का काम किया था, उनकी रिसर्च सक्सेसफुल थी, ये बाद में साबित हुआ। लेकिन उनकी रिसर्च सक्सेसफुल क्यों थी? अरे यार, यहाँ पॉइंट गलत लिख दिया मैंने। रीजन फॉर हिज फेलियर, सक्सेस फिर आगे लिखा होगा। तो उनकी रिसर्च सक्सेसफुल थी, लेकिन उनका जो पब्लिकेशन था, मतलब लोग उनकी रिसर्च को एक्सेप्ट नहीं कर पाए थे, तो मैं कहूँगी नॉन एक्सेप्टेंस वुड बी द राइट वर्ड, ठीक है।
तो लोगों ने उसकी वर्क को एक्सेप्ट क्यों नहीं किया, उसका रीज़न क्या था? सबसे पहले थी कम्युनिकेशन की कमी थी, ठीक है। अभी तो इंटरनेट है ना, गूगल कर दिया, आपको रिसर्च पेपर बहुत आराम से मिल जाते हैं। उस टाइम पे इतनी टेक्नोलॉजी नहीं थी, ठीक है। तो रिसर्च पेपर क्योंकि बहुत ज़्यादा अच्छे से कम्युनिकेशन नहीं थी, तो रिसर्च उनकी ज़्यादा लोगों तक पहुँची नहीं। शायद कहीं और बहुत ही वो कहते हैं ना उम्दा किस्म के साइंटिस्ट के हाथ में लग जाती तो शायद लोग समझ जाते भाई ये तो कमाल की जीनियस रिसर्च है। तो लैक ऑफ कम्युनिकेशन की वजह से चीज़ें खराब हो गई। दूसरा, इंट्रोडक्शन ऑफ मैथ इन बायोलॉजी, उससे पहले सिर्फ थ्योरेटिकल सब्जेक्ट था, इन्होंने मैथ डाल दी, कैलकुलेशन डाल दी, तो आधी जनता को तो ये नहीं समझ आया कि बात क्या होगी यहाँ पे, कि ये कैसे कर सकते हैं। लेकिन इन्होंने पहली बार लॉजिकल एक्सप्लेनेशन दी वहाँ पे। दूसरा, आइडिया ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेड वॉज नॉट वेल एक्सेप्टेड। अब कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेड क्या होता है? कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेड हम अभी आगे करेंगे, अभी के लिए वर्ड याद रखना कि कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेड का जो आइडिया था ना, जब मेंडल ने दिया तब लोगों को समझ नहीं आया, ठीक है। तो उनको समझ नहीं आया ना, इसलिए वो एक्सेप्ट भी नहीं कर पाए। और लास्ट था, कैन नॉट प्रूव द प्रेजेंस ऑफ फैक्टर्स इन प्लांट। फैक्टर्स को ब्रैकेट में लिख लो जीन। जो हम आज जीन पढ़ते हैं, अभी मैं तुम्हें सब कराऊंगी वर्ड्स, ठीक है। जो हम जीन पढ़ते हैं ना, उस टाइम पे थोड़ा आइडिया था, थोड़ा बहुत आइडिया था, लेकिन डिस्कवर नहीं हुआ था। तो किसी को नहीं पता था कि क्रोमोसोम में पर्टिकुलर स्ट्रक्चर है, उसके अंदर पर्टिकुलर जीन है। तो ये मेंडल ने, जिसने कोई माइक्रोस्कोप के अंदर उन्होंने नहीं देखा था, लेकिन उन्होंने अपने इमेजिनेशन से बता दिया था कि ये सब हो रहा है ना, तो ये जीन्स की वजह से हो रहा है कि बच्चे पेरेंट्स से इसलिए मिल रहे हैं बिकॉज पेरेंट्स के जीन्स उनके पास आ रहे हैं। तो वो जीन्स को फैक्टर बुलाते थे। अभी तक जीन बोर्ड डिस्कवर नहीं हुआ था, आगे चल के होगा, जब होगा तब जिक्र करेंगे। अभी और किसी साइंटिस्ट का नाम भी नहीं पढ़ेंगे, आज सिर्फ मेंडल पे फोकस करेंगे, ठीक है। तो क्योंकि वो फिजिकली किसी को जीन दिखा, ये फैक्टर दिखा नहीं पाए कि भाई मैं इसकी बात कर रहा हूँ, इस वजह से लोगों ने उनका वर्क जो है डिस्कार्ड कर दिया। तो ये रीजंस है उनके फेलियर के, कि उनके वर्क की नॉन एक्सेप्टेंस की। ये इंपॉर्टेंट है। कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन में ये बहुत बनते हैं और नीट बहुत कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन डालता है। तो स्क्रीनशॉट ले लिया? यस मैम। मैम बहुत बढ़िया। आओ, सो वाई द वर्क वॉज सक्सेस। उनका वर्क इतना सक्सेसफुल क्यों था? बेशक किसी ने एक्सेप्ट नहीं किया, लेकिन उनका वर्क सक्सेसफुल था क्योंकि ये बात तो 90s में साबित हो गई। सक्सेसफुल क्यों था उनका वर्क? क्योंकि उनके पास लार्ज सैम्पलिंग साइज था। उन्होंने ऐसे नहीं किया कि मुंह उठा के उन्होंने कुछ पी प्लांट के साथ एक्सपेरिमेंट करके अपना पॉइंट प्रूव कर दिया। उन्होंने बहुत सारे पी प्लांट्स के साथ एक्सपेरिमेंट किया, उसको रिपीट किया, थाउजेंड्स ऑफ पी प्लांट्स को एक्सपेरिमेंट किया। सारे एक्सपेरिमेंट के डाटा को उन्होंने रिकॉर्ड किया और सारे एक्सपेरिमेंट के डेटा में मैथमेटिक्स अप्लाई किया। तो उनके पास एक्चुअल में प्रूफ था। वो कह रहे हैं ना जो बात, उसका प्रूफ है, और बहुत सारे सैंपल पे वर्क करने के बाद प्रूफ है। जैसे मैं बोलूँ, हाँ ईशिता, राइट। जैसे अगर मैं तुमको बोलूँ कि क्या कहते हैं, अगर हम गर्ल्स एजुकेशन की बात कर रहे हैं, तो मैं गर्ल्स एजुकेशन की बात सिर्फ ये नहीं कह रही कि हैदराबाद में कितनी है, मैं गर्ल्स एजुकेशन की बात कर रही हूँ। मैंने पूरा इंडिया कवर कर लिया, ठीक है। पूरे इंडिया का डाटा लेके आई। अब मैंने बताया कि हाँ भाई गर्ल्स एजुकेशन कितनी है। फिर मैंने पूरे कॉन्टिनेंट, हमारा एशिया कॉन्टिनेंट है ना, तो पूरे कॉन्टिनेंट का डेटा इकट्ठा किया, उसको अच्छे से लिखा टेबुलेटेड फॉर्म में, सारे नंबर्स ऐड करे और फिर बताया कि हाँ भाई यहाँ पे गर्ल्स एजुकेशन का लेवल कितना है, कहाँ पे कितना कम है। क्योंकि उनका डेटा बहुत बड़ा था, सैम्पलिंग साइज, उन्होंने डेटा रिकॉर्ड किया था और मैथमेटिक्स यूज़ किया था। इस वजह से उनकी रिसर्च सबसे ज़्यादा यूनिक थी और सबसे ज़्यादा स्पेशल थी और बहुत सक्सेसफुल रही, राइट। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लिया? यस मैम। ही सिलेक्टेड पी प्लांट। उन्होंने पी प्लांट क्यों सिलेक्ट किया? एक तो इजीली अवेलेबल भी होगा, ये पॉइंट कोई मेंशन नहीं करता, बट ऑब्वियसली वो रिसर्च कर रहे थे तो उनके आसपास बहुत इजीली अवेलेबल था और इस एनवायरनमेंट में वो ग्रो कर रहा था। वो कहाँ ग्रो करते थे? एक्चुअली वो एक चर्च में पादरी थे, राइट। तो वो क्या करते थे, अपने चर्च के बैक साइड में उन्होंने किचन गार्डन बना रखा था, जहाँ पर वो ये पी प्लांट को सारा एक्सपेरिमेंटेशन करते थे। उनका इंटरेस्ट भी वहीं से जागा था। तो जो पी प्लांट की वो जो स्टडी कर रहे थे, डेफिनेटली इन्वायरमेंट एक कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर रहा होगा। मतलब अगर मेरे एरिया में बढ़िया से पी उग रहे हो तो यार मेरा ध्यान भी उस पर जाएगा ना, मैं कौन सा जाके एवोकाडो के बारे में सोचूंगी, राइट। तो उन्होंने क्यों सिलेक्ट किया? क्योंकि उसमें कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट है। मतलब उनको ऐसे पी प्लांट मिल रहे हैं कि एक टॉल है, देखो ट्रेट का मतलब है, ओके नहीं अभी नहीं, आगे बताऊंगी। ये कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट है, अभी याद रखना इसको। कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट है, ये एनुअल प्लांट है, मतलब जल्दी से ये सीड्स प्रोड्यूस कर देगा, नई जनरेशन ले आएगा। तो मैंने कोई एक्सपेरिमेंट किया है तो उसका रिजल्ट मुझे बच्चों में तो देखने को मिलेगा ना, तो मुझे बहुत साल वेट नहीं करना है। एनुअल प्लांट है, जल्दी जल्दी से मुझे रिजल्ट मिल जाएगा। तो ये कुछ रीजंस थे जिसकी वजह से उन्होंने पी प्लांट सिलेक्ट किया। तो अब एनसीईआरटी के तुम स्टार्टिंग के 2 से 3 पेज आराम से पढ़ सकते हो, ठीक है। यस मैम। आओ, अब कुछ टर्म्स करते हैं जो तुम्हारे काम आएगी सबकी, ओके। सो अभी तक किसी को कोई डाउट तो हैंड रेस करेंगे, हैंड रेस करेंगे सिर्फ, कोई डाउट? मैम प्रीवियस स्लाइड दिखाना। डन मैम।
ओके बेटा, हैंड रेस करेंगे, नहीं तो किसी बच्चे का रह जाता है क्लास में, राइट। और ये योगिता एंड खुशी, बेटा माइक कनेक्टेड नहीं है तुम्हारा, तुम्हें मेरी आवाज़ ऑडिबल है ना? चैट में मैम लिख दो। इससे प्रीवियस दिखाना। हाँ मैम इससे प्रीवियस स्लाइड। मैम पहले नहीं हुई थी, अभी हो गई ओके, मैम एकदम इससे से, पता नहीं कैसे। कोई बात नहीं। चलो अब करेंगे हम टर्मिनोलॉजीज, ठीक है। सबके माइक्स बंद, सबका फोकस दोबारा से स्क्रीन के ऊपर। लेट्स स्टार्ट। सो होमोलोगस क्रोमोसोम क्या होता है और लोगस क्या होता है? ओके हाँ शिवानी, जहाँ पर भी समझाने का कॉन्सेप्ट आएगा, जैसे ये ब्लैंक है वहाँ पे भी करा देते हैं, जैसे ये क्वेश्चन है, जहाँ पर नहीं आता वहाँ पे हम ऑलरेडी रख लेते हैं, क्योंकि इतना सारा डेटा अगर मैं लिखूंगी एक क्लास में तो जल्दी से फिर पूरा कंपाइल नहीं हो पाएगा, इस वजह से। कोई प्रॉब्लम तो बताओ, नहीं समझ आ रहा तो बता। ओके डिफरेंट वे है ना तुम्हारे लिए, कोई बात नहीं। इससे ये रहता है कि कोई वर्ड छूटा नहीं कभी। तो टर्मिनोलॉजीज में याद रखना, होमोलोगस क्रोमोसोम एंड लोकस। पता है किसी को होमोलोगस क्रोमोसोम क्या और लोकस क्या होता है? वो लोकस वो सेम लोकस मैम सेम 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 नहीं Same structure and different function. बेटा, वो तो होमोलोगस ऑर्गन है, ये होमोलोगस फिक्स क्रोमोसोम है। पोजीशन ऑफ जीन। नहीं, पोजीशन ऑफ अ जीन, और पोजीशन को मैं लोकेशन भी कह सकती हूँ, लोकेशन ऑफ अ जीन। ऐसा सेम सेम सुम सुम कुछ नहीं है। होमोलोगस क्रोमोसोम क्या होते हैं, और मुझे पता नहीं तुम किसके डेफिनेशन इसमें बोल रहे थे। स्पेसिफिक पोजीशन ऑफ ए जीन, यस अंशुल दैट्स एब्सोल्युटली करेक्ट, कि लोकस मतलब स्पेसिफिक पोजीशन है जीन की, ठीक है, उसको लोकस कहते हैं। जैसे मैं इस पोजीशन पे बैठी हूँ तो दिस इज अ लोकस। मैं ये वर्ड हम लोकस क्रोमोसोम के साथ यूज करते हैं, लेकिन मैं कह सकती हूँ कि दिस इज अ लोकस, मैं यहाँ पर ही बैठी हूँ, मैं और कहीं नहीं बैठी, ठीक है। तो दिस इज अ लोकस, तो एग्जैक्ट पोजीशन ऑफ ए जीन और पर्टिकुलर लोकेशन ऑफ ए जीन। क्रोमोसोम क्या होते हैं, कैसे बने होते हैं क्रोमोसोम? क्रोमोसोम कुछ नहीं होते हैं, वैसे तो पता होगा काफी बच्चों को, स्टिल चलो अज्यूम करते हैं। ओके सबको स्क्रीन दिख रही है ना, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? नो मैम। नो मैम। ओके सो जो डीएनए होता है, डीएनए ऐसे ऐसे कॉइल कर जाता है, राइट। तो ये कॉइल किसके अराउंड कर रहा होता है? सेल के अंदर न्यूक्लियस में फिट होने के लिए हिस्टोन प्रोटीन। हिस्टोन प्रोटीन के आसपास लगा होता है, राइट। सेल वाले चैप्टर में और डिटेल में करेंगे इसे, ओके वहाँ क्रोमोसोम बनाना सिखाते हैं ना। तो जब वो ऐसे ऐसे लगता है ना, तो वो एक्चुअली एक शेप सी दिखाई देती है हमको कुछ इस तरीके से। हम तो पेपर में बहुत खुल के बना लेते हैं, इतनी भी नहीं होती, क्योंकि इसके आसपास प्रोटीन भी होते हैं ना, इसलिए तुम्हें गब्बू सा दिखता है। तो ये डंबल शेप सा स्ट्रक्चर दिख गया, ये तुम्हारा डीएनए है, जहाँ पे ये बहुत ज़्यादा टाइट होता है, मतलब इतना ज़्यादा ऐसे होता है कट्ठा मट्ठा सा कि ये कोड नहीं करता कुछ, इसको हम सेंट्रल पार्ट कह देते हो। तो दिस इज अ क्रोमोसोम, ठीक है, दिस इज अ क्रोमोसोम। अब तुमको क्रोमोसोम मिलते हैं 50% मम्मी से और 50% पापा से, राइट। यस रिजल, राइट। सो दिस इज फादर एंड दिस इज मदर। सो फादर ने क्रोमोसोम दिया, ठीक है, और एक क्रोमोसोम मदर ने भी दिया, तो एग्जैक्टली उसके सामने वो क्रोमोसोम बताएंगे, क्योंकि क्रोमोसोम ना पेयर में एक्सप्रेस कर पाते हैं खुद को, अकेले नहीं कर पाएंगे। तो ये मदर का क्रोमोसोम है, ठीक है। अब ये मदर का क्रोमोसोम है, और लेट्स से ये है क्रोमोसोम नंबर 1, ठीक है, क्रोमोसोम नंबर 1। मुझे कोई बताएगा कि कौन सा क्रोमोसोम बॉडी में सबसे बड़ा होता है, लार्जेस्ट क्रोमोसोम? मैम क्रोमोसोम नंबर 1। यस क्रोमोसोम नंबर 1, एंड स्मॉलेस्ट वन इन द केस ऑफ मेल? वाई। क्रोमोसोम वाई। क्रोमोसोम वाई, यस। तो ये भी क्रोमोसोम है, ये भी क्रोमोसोम है, लेकिन हमें ये पता चला कि क्रोमोसोम नंबर 1 का जो पेयर है, क्योंकि क्रोमोसोम पेयर में प्रेजेंट होते हैं, जो पेयर है ना, जब मैंने इसे और ऑब्जर्व किया तो मुझे पता चला कि ये पर्टिकुलर लोकेशन पे, ये जो एरिया है, ठीक है, ध्यान से देखना सारे, आज क्लियर हो जाएगा। पर्टिकुलर लोकेशन पे जो पर्टिकुलर एरिया है यहाँ पर, इसमें जो जीन पड़ा है, इसमें जो जीन पड़ा है वो कौन सा करेक्टर दिखाता है? वो करेक्टर दिखाता है बॉडी के अंदर, लेट्स से हेयर कलर। कामना एक मिनट, ठीक है। तो इस पर्टिकुलर लोकेशन को मैं कहूंगी लोकस। तो इस पर्टिकुलर लोकस पे जो जीन पड़ा है वो कौन सा करेक्टर के लिए कोड करता है? हेयर कलर। तो हेयर कलर इज ए करेक्टर, और एग्जैक्टली इसी लोकस पे सामने वाले क्रोमोसोम पे भी एक जीन पड़ा होगा। वो क्या करेगा? वो भी एक करेक्टर के लिए कोड करेगा, मतलब करेक्टर को एक्सप्रेस कर देगा, और वो करेक्टर होगा हेयर कलर। कौन सा हेयर कलर है ये बात नहीं करी, लेकिन करेक्टर सेम है। तो सेम लोकस, दो क्रोमोसोम में सेम लोकेशन पे, अपनी उंगली के ऊपर वाली लाइन देखो, यार ऐसे मत किया करो।
तो 2 क्रोमोसोम में, ये लाइन देखना, ये 2 क्रोमोसोम है, तो ये सेम लोकस के ऊपर ऐसे जीन पड़े हैं जो क्या कर रहे हैं, सेम कैरेक्टर के लिए कोड कर रहे हैं। ऐसे क्रोमोसोम को हम कहते हैं होमोलोगस क्रोमोसोम। ओके, समझ आया? यस Yeah. मैम। तो होमोलोगस Yeah, yeah, क्रोमोसोम, ma'am. हाँ, होमोलोगस क्रोमोसोम का बस इतना से ही मतलब, हो मतलब सेम। बोलो अब कामना, अब बोलो। मैम आपने बताया क्रोमोसोम नंबर 1 जो वो लार्जेस्ट है, उसका नाम क्या है? क्रोमोसोम नंबर 1 ही तो है, उसको बुलाते हैं हम। मैम इसका पर्टिकुलर नाम नहीं है? नहीं, पर्टिकुलर नाम पे तुम्हें जाना भी नहीं है। हम लोग जैसे हम लोग कहते हैं कि लास्ट क्रोमोसोम हमारा सेक्स क्रोमोसोम होता है, हम जर्नल लैंग्वेज में कहते हैं, लेकिन वो जो बायोस्टैट्स का पार्ट है उसके अंदर तुम्हें नहीं जाना। तो अगर तुम्हें ऐसे ऐसे वाला कुछ पूछना है तो मेरे से क्लास के बाद पूछा, अगर कोई चक्कर नहीं है, पर यहाँ पे बाकी क्लास को कंफ्यूज नहीं करना हमने, राइट? तो वो नाम कहीं नहीं आएगा किसी बार पेपर में। रिपीट कर हाँ मैम, एक बार रिपीट कर दोगे इसे? हाँ हाँ, करा रही हूँ, ठीक है कामना, एक सेकेंड। ओके मैम। ओके बेटा, तो बेटा कुछ नहीं है, सिंपल सी बात है, 2 क्रोमोसोम है, ठीक है। अब मैं इसको शॉर्ट कर दूँ, एक पापा से आया है, एक मम्मी से आया है। तो इस पर्टिकुलर लोकेशन पे, ये लोकेशन है, ठीक है, इसको मैं कहूँगी लोकस। इसी लोकस पे एक जीन पड़ा है जो हेयर कलर देता है, मेरे बालों का कलर दे रहा है। तो जो मदर से क्रोमोसोम आया ना, उस पे भी सेम जगह पे एक जीन पड़ा है जो मेरे बालों के कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो मैं कहूँगी ये दोनों क्रोमोसोम का आपस में क्या रिलेशनशिप है, ये दोनों क्रोमोसोम एक दूसरे के रिस्पेक्ट में होमोलोगस है। ओके, ओके बट मैम। ठीक है। और लोकस का मतलब है पोजीशन ऑफ द जीन। सबको क्लियर है? किसी को डाउट है तो हाथ खड़ा करो, हैंड रेज करेंगे। ओके, चलो स्क्रीनशॉट ले लिया? यस मैम। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, गुड। अब देखो कैरेक्टर और ट्रेट में क्या फ़र्क होता है, ठीक है, बड़ा क्लोज वर्ड है ये, तंग करता है ये कभी कभार, है? तो कैरेक्टर ट्रेट में कोई बताएगा फ़र्क क्या होता है? कोई भी? मैम जो करेक्टर है वो मतलब कोई इनहेरिटेबल एक फीचर होता है, और जो ट्रेट है वो करेक्टर का ही एक्सप्रेशन होता है, जैसे टॉलनेस, डॉर्कनेस यस, कुछ। वेरी गुड, कैरेक्टर का ही एक्सप्रेशन होता है ट्रेट, वेरी गुड, बहुत अच्छा वर्ड था ये, ठीक है। सो कैरेक्टर है जैसे कि हाइट, हाइट इज ए कैरेक्टर। पेरेंट से हमें कैरेक्टर भी मिलता है, ट्रेट भी मिलता है, तो ये भी हेरिटेबल होता है, ट्रेट भी हेरिटेबल होता है, लेकिन हम इसको सिंपल करते हैं। कैरेक्टर है जैसे हाइट, अब हाइट क्या हो सकती है? टॉल भी हो सकता है, कोई कोई ड्वार्फ भी हो सकता है। तो देखो हाइट जो कैरेक्टर है उसी के 2 फॉर्म्स हैं, टॉल एंड ड्वार्फ, तो मैं इसको कहूँगी ट्रेट। ट्रेट मतलब वेराइटी, जैसे एक डॉग है, अब डॉग में तुम्हें डिफरेंट वेराइटी ऑफ डॉग्स मिलते हैं, राइट? तो हम वेराइटी वर्ड यूज करते हैं ना, तो उससे रिलेट करना है। कैरेक्टर मतलब जैसे हाइट, और उसके डिफरेंट फॉर्म्स को हम कहते हैं ट्रेट। ओके, समझ आया? यस तो ये मैम। मैम हाँ, ये जैसे बात। अभी हम पीछे एग्जाम्पल क्या ले रहे थे, हेयर कलर ना, तो हेयर कलर मैंने बोल दिया, लेकिन मैंने थोड़ी बताया क्या कलर मिला है। तो अगर हो सकता है हेयर कलर ब्लैक है और हो सकता है हेयर कलर ब्राउन है, तो ये दोनों होंगे ट्रेट, और वो होंगे क्या होता है हमारा, सॉरी, वो हो गया कैरेक्टर, राइट? अच्छा मुझे बताओ, मैंने क्लास रिकॉर्डिंग करी थी ना? Yeah, ma'am. मैम। ओके, तो ये मैम स्क्रीनशॉट ले लिया? ओके, ये जो टॉपिक्स है ना, कोई तुमसे ना एज सच क्वेश्चन नहीं पूछेगा, ये तुमसे पूछेंगे अगर तुम किसी सेंट्रल यूनिवर्सिटी या स्टेट यूनिवर्सिटी में जाओ और तुम वहाँ पे बीएससी वगैरह का एंट्रेंस दे रहे हो, वहाँ पे तुमसे इतना बेसिक क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा। लेकिन नीट ऐसा नहीं पूछेगा, लेकिन इन वर्ड्स को मिला के वो एक स्टेटमेंट बनाएगा, तो अगर तुमको वर्ड्स पता है तब तुम स्टेटमेंट को ब्रेक कर पाओगे, ठीक है? तो इसलिए हम ये वर्ड्स कर रहे हैं। नेक्स्ट, फिनोटाइप क्या होता है? जो तुम्हें दिखे, व्हाट यू सी। What you see is also known by another name which is known as morphology, जो तुमको बाहर से दिख रहा है। जो तब तुम किसी को बाहर से देख रहे हो, तुमको दिख रहा है मेरे बाल तुम्हें ब्लैक दिख रहे होंगे, थोड़े से ब्लैक ब्राउन से है, ठीक है, मेरी आइज ब्लैक है, मेरी नोज की शेप, तो दिस है मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर। मैं इसको कहूँगी ये मेरा फिनोटाइप है, मैं ऐसे दिखती हूँ। जीनोटाइप का मतलब होता है जब तुम किसी के जीन स्टडी करते हो। जीन इज लाइक जब तुम ऐसे लिखते हो कैपिटल टी, जब तुम ऐसे लिखते हो स्मॉल टी, जब तुम ऐसे लिखते हो कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी कैपिटल टी, स्मॉल टी, जब भी ऐसे रिप्रेजेंट करते हो ना किसी फीचर को, तब हम उसको कहते हैं कि हम उसके जीन दिख रहे हैं। तो जीन तुम ऐसे नहीं देख सकते, माइक्रोस्कोप के अंदर ऐसे नहीं दिखते, ठीक है? तो जीनोटाइप जब भी तुम ये टर्मिनोलॉजीज यूज कर रहे हो, और फिनोटाइप जो भी तुम किसी इंसान में, किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में ऑब्जर्व कर सकते हो देखने से। क्लियर? यस मैम।
देन Yes, व्हाट इज ma'am. एलील? एलील इज स्लाइटली वेरिएबल फॉर्म ऑफ अ जीन। तो इस पे नीट का क्वेश्चन 4 मार्क का डेफिनेशन पे बन सकता है, बिकॉज एवरीवन इज लिटिल बिट कंफ्यूज इन एलील। तो स्लाइटली वेरिएबल फॉर्म ऑफ अ जीन इज नोन एज एलील। फॉर एग्जाम्पल, ये होमोलोगस क्रोमोसोम है मेरा, ठीक है, और होमोलोगस क्रोमोसोम में ध्यान से देखना, यहाँ पर है हेयर कलर, ठीक है, हेयर कलर। तो हेयर कलर क्या है, करेक्टर है या ट्रेट है? मैम कैरेक्टर Correct. करेक्टर है ना। और दोनों का ट्रेट क्या है, ब्लैक हेयर कलर, ठीक है। जब दोनों का ट्रेट है ब्लैक हेयर करूंगी कलर, तो मैं कहूंगी ये जो जीन है ना, जिसका नाम ए रखा है, मैं कहूंगी ये जो ए जीन है ना, ये जो ए है, ये बेसिकली एक जीन है, ठीक है। मैं इसे ए जीन बुलाऊंगी, कोई स्पेशल नाम नहीं दूंगी। लेकिन मान लो, ठीक है, मैं इसे ए जीन बुला रही हूँ, कोई स्पेशल नाम नहीं दिया, लेकिन मान लो सिचुएशन ये है कि होमोलोगस क्रोमोसोम है, सेम सिचुएशन है, ये हेयर कलर का ही जीन रिप्रेजेंट कर रहा है, पर ये कोड कर रहा है ब्राउन हेयर कलर और ये कोड कर रहा है ब्लैक हेयर कलर, ठीक है। सेम जीन है बट ट्रेट डिफरेंट है। तो जीन सेम है लेकिन ट्रेट डिफरेंट है, तो स्लाइटली फर्क है ना एक दूसरे में। तो मैं कहूंगी कि ये क्या है, जो ए है वो बेसिकली ए रिप्रेजेंट्स एन एलील, कि ये दोनों एक दूसरे के लिए एलील है, ये कैपिटल ए और ये स्मॉल ए, ठीक है। तो ए एक दूसरे के लिए एलील है, और यहाँ पर जो हमारा ए था वो एक दूसरे के लिए बस जीन थी। तो जीन वर्ड में अगर मैं तुम्हें और सिंपल कर दूं, तो जीन वर्ड का मतलब कुछ नहीं है, जीन का मतलब है एक ही कैरेक्टर की बात हो रही है और एक ही ट्रेट वो एक्सप्रेस कर रहा है। लेकिन अगर एक कैरेक्टर दो डिफरेंट ट्रेट को एक्सप्रेस कर रहा है, तब मैं एलील वर्ड यूज करूंगी। स्लाइटली डिफरेंट फॉर्म ऑफ अ जीन इज एलील। इज इट क्लियर? यस मैम। किसी को डाउट है तो वो हैंड रेज करेंगे, बाकी सब चुप करेंगे। मैम कैरेक्टर एक होगा और मैम वैरायटी रिपीट करना। हाँ, कैरेक्टर एक होगा और उसकी कितनी सारी वैरायटी हो सकती है। ओके मैम। तो बेटा जो रिपीट वाला बोल रहा था, दो एग्जाम्पल हमारे पास, ध्यान से देखना, दो एग्जाम्पल हमारे पास, ये क्रोमोसोम ये क्रोमोसोम ये क्रोमोसोम ये क्रोमोसोम। ध्यान से देख, इधर ध्यान से देखेगी तो हो जाएगा, इधर उधर देखेगी तो नहीं होगा, ठीक है। इसी पोजीशन पे हेयर कलर है ब्लैक, ये होमोलोगस क्रोमोसोम है, ये भी ब्लैक कोड कर रहा है, सेम हेयर कलर कोड कर रहा है ना। तो मैं इसको बोलूंगी एक जीन है, जीन फॉर हेयर कलर। और अगर इसी सेम पोजीशन पे एक जीन तो हमें ब्लैक कर रहा है, लेकिन दूसरा वाला कह रहा है मैं तो ब्राउन कलर कोड करूंगा, डिफरेंट ट्रेट आ गया ना। कैरेक्टर तो सेम ही था हेयर कलर, लेकिन डिफरेंट ट्रेट आ गया। मैं इसे बोलूंगी ये एलील है, ये दोनों एलील है ऑफ सेम जीन, ठीक है। तो थोड़ा सा भी वेरिएशन आता है जब हम उसके लिए एलील वर्ड यूज करते हैं होमोलोगस क्रोमोसोम में। इज इट क्लियर? यस मैम। ओके बेटा, चलो किसी को स्क्रीनशॉट लेना है? डन, मूविंग ऑन। बहुत बढ़िया। अब आओ, व्हाट एग्जैक्टली इज द मीनिंग ऑफ दैट सम जीन्स आर डोमिनेंट और कुछ होती है रिसेसिव? इसका मतलब क्या है, कोई जीन डोमिनेंट क्यों होती है और कोई जीन रिसेसिव क्यों होती है? देखो, अगर तुमको थोड़ा सा भी सेंट्रल डोग्मा याद है, तो डीएनए से क्या बनता है, RNA डीएनए से क्या बनता है, आरएनए प्रोटीन। Protein. ने दिया था सेंट्रल डोग्मा, Crick सिर्फ क्रिक क्रिक ने ने। दिया था, वॉटसन ने नहीं दिया था। गुड, ठीक है। तो ये हमें सेंट्रल डोग्मा पता है, ठीक है। तो डीएनए में बेसिकली क्या है, जीन है ना, तो जीन से बनेगा तुम्हारा आरएनए और अल्टीमेटली उससे प्रोटीन बनेंगे। तो अगर ये जीन है, मैं यहाँ बना रही हूँ एक जीन, ठीक है, अगर ये जीन है और इसने आगे जाके बनाना है अल्टीमेटली प्रोटीन, यही उसका काम है। अगर वो अपना प्रोटीन पूरी तरीके से बना पा रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, मैं बोलूंगी ये यार ये डोमिनेंट है, बढ़िया से काम कर रहा है। लेकिन मान लो एक जीन है जिसमें कोई होगी म्यूटेशन, कोई दिक्कत आ गई उसके अंदर, जब उसमें कोई दिक्कत आ गई ना, तो वो अपना प्रोटीन नहीं बना पा रहा, वो बना रहा है फॉल्टी प्रोटीन। ध्यान से सुनना ये बात, वो अपना फॉल्टी प्रोटीन बना रहा है। हो सकता है प्रोटीन प्रॉपरली नहीं बन रहा, हो सकता है कुछ अमाउंट ऑफ प्रोटीन बन रहा है, पूरी चेन नहीं बन रही, कुछ भी हो सकता है। तो उस कंडीशन में मैं कहूंगी कि ये वाला जो जीन है ना, ये था जीन ए और ये है जीन बी। जो जीन बी है ना वो है रिसेसिव, या मैं इसको स्मॉल बी ए लिख देती हूँ, ईजी हो जाएगा, ठीक है। तो दोनों जो जीन थे ए और ए, उनका सेम ही काम था, उन्होंने प्रोटीन बनाना था, ठीक है। लेकिन और सेम प्रोटीन बनाना था उन्होंने, लेकिन जो कैपिटल ए मैंने उसको लिखा है जो अपना प्रोटीन सही से बना पा रहा है, और स्मॉल ए उसको लिख दिया मैंने उस जीन को जो अपना प्रोटीन सही से नहीं बना रहा ड्यू टू एनी रीजन, ठीक है। तो जो अपना प्रोटीन सही से नहीं बना पा रहा वो अपने आप को एक्सप्रेस भी तो नहीं कर पाएगा ना। बॉडी में एक्सप्रेस करने का मतलब क्या है, प्रोटीन बना दिया, डीएनए के जीन ने प्रोटीन बना दिया, उसने अपने आप को एक्सप्रेस कर दिया, अपनी बात कह दी। तो जो अपनी बात नहीं कह पा रहा वो रिसेसिव है, जो बात कह पा रहा है वो डोमिनेंट है। इतनी बात क्लियर हुई? यो मैम। हाँ, यस शमा।
अब व्हाट 7 कैरेक्टर ही स्टडीड इन पी प्लांट, ठीक है। अब वापस से हम आते हैं मेंडल के ऊपर, राइट। तो मेंडल ने कौन से 7 कैरेक्टर्स को पी प्लांट के अंदर पढ़ा था? सबसे पहले देखो एनसीईआरटी में इसका डायग्राम है, तुम्हें जिस ऑर्डर में याद करना है वैसे कर लो। तो मुझे बताओ पॉट की उसने शेप पढ़ी थी? Yeah, मैम। कलर और उसका क्या पढ़ा था? कलर। कलर। उसके बाद उसने सीड की उसकी शेप पढ़ी थी? यस मैम, और कलर भी। कलर भी पढ़ा था, है ना। हम साथ में लिख लेते हैं, राइट। और उसके बाद उसने फ्लावर के बारे में क्या पढ़ा था? शेप तो नहीं पढ़ी थी हमने? शेप की कलर पोजीशन पढ़ लिया था, शेप की जगह पोजीशन पढ़ लिया था, और कलर में कलर पढ़ लिया था। और उसने क्या पढ़ा था? कितने कैरेक्टर? तो 7 से हुए। मैम एक स्टेम स्टेम हाइट पढ़ी थी उसने, स्टेम हाइट पढ़ी थी, राइट। तो स्टेम हाइट में उसने एक ही स्टेम हाइट को पढ़ा था ना, तो हम इसको कहते हैं एक ही कैरेक्टर की तरह ट्रीट करते हैं कि उसने पढ़ लिया था टॉल होंगे या ड्वार्फ होंगे। अब देखो, अब तुम्हें क्या क्वेश्चन आएगा? क्वेश्चन आएगा, ओके। तो इसके अंदर क्वेश्चन क्या बनता है? क्वेश्चन बनता है कि कौन सा कैरेक्टर डोमिनेंट था, कौन से वाला रिसेसिव था। तो ये तुमको बहुत अच्छे से याद रखना है, क्योंकि नीट के एक्चुअल में क्वेश्चन सीधे सीधे आए हैं इसके ऊपर, राइट। ऑलराइट, तो देखो अब कौन सा कैरेक्टर डोमिनेंट था? शेप पॉट। पॉट क्या होता है? ये मटर होता है ना, बेसिकली पी तो मटर है जो तुम घर में मटर खाते हो। तो ये जो उसका बाहर छिलका होता है इसको हम कहते हैं उसका पॉट। और छिलके के अंदर वो छोटे छोटे सीड लगे होते हैं ना जिसको हम खा जाते हैं, वो हमें छिलने को देती है, ये होती है सीड। कभी कभार ऐसे सूखे सूखे से सीड आते हैं, है ना, कभी कभार ऐसे गुलू मुलू से सीड आते हैं, राइट। तो इसके कैरेक्टर्स को तुम्हें याद करना है, डोमिनेंट क्या है और रिसेसिव क्या है, राइट। ओके कूल, चलें आगे। यस मैम। तो चाहो तो अपनी कॉपी में इसी तरीके इसका स्क्रीनशॉट ले लो और इस तरीके से लिख लो, अपने हाथों से लिखना। ये है फ्री 4 मार्क्स, ये फ्री के 4 नंबर का क्वेश्चन है, फ्री है ये। इससे ज़्यादा सिंपल कुछ नहीं हो सकता जेनेटिक्स में, ओके। ऑल राइट बेटा, प्रीत गायत्री, दिस इज प्रीवियस स्लाइड, टेक अ स्क्रीनशॉट। डन? डन मैम। दिस वन डन? बहुत बढ़िया, डन मैम। आ जाओ। छोटू सा चार्ट, अगर मैं धीरे धीरे बनाऊंगी ना तो हम कभी अपनी क्लास नहीं खत्म कर पाएंगे। चलो कहाँ रखूँ मैं अपने? अच्छा तुम्हें ये फोटो डिस्टर्ब तो नहीं करती? तुम्हारी स्क्रीन पे आती है क्या ऐसी? बोर्ड पूरा दिख रहा है? यस यो मैम। यो मैम। बस इसी से मतलब है मुझे, ठीक है। ये रहा हमारा, एक ही स्लाइड पे हमने सारा लिख लिया है अपने हाथों से कष्ट करके, ओके। ये बना दी हमने लाइनें, इसे करा हमने काम खत्म, ओके। ऑलराइट चलो, कलर पॉइंटर देखना। सीड की शेप कैसी है? राउंड है, रिंकल्ड। डोमिनेंट क्या है? राउंड राउंड डोमिनेंट है, राइट। राउंड डोमिनेंट है, याद रखना है। सीड का कलर क्या है? येलो एंड ग्रीन। डोमिनेंट कौन सा है? येलो याद रखना है। ओई ग्रीन से नहीं लिखना मैंने, फिर ऐसे तो कंफ्यूजन हो जाएगी। तो याद रखना येलो है। यहाँ पे सीड का कलर येलो है, मतलब मटर के अंदर जो ये दाने थे ना इनका कलर येलो है, वो डोमिनेंट है। अब इधर आओ, पोर्ट के अंदर पोर्ट का कलर, पोर्ट का जो कलर है वो डोमिनेंट कौन सा है? ग्रीन। ग्रीन ऐसे याद रख लेना कि पोर्ट का कलर अगर हरा है तो हरे रंग के मटर में मुझे पीले रंग के हरे रंग के मटर सीड। में मुझे पीले रंग के सीड मिल गए, ठीक है। पोर्ट की शेप होगी फुल और एक होगा थोड़ा कॉन्स्ट्रिक्टेड सा, ठीक है। फ्लावर की पोजीशन होगी एक्सियल और टर्मिनल। टर्मिनल का मतलब क्या होता है? टॉप पे, ये टर्मिनल है। अगर ये लाइन है तो उसके टॉप पे जो पड़ा है वो टर्मिनल है, तो दिस इज टर्मिनल। और एक्सियल है साइड में, तो मेरे हाथ एक्सियल है, मेरे सर ये वाला पॉइंट टर्मिनल है। तो डोमिनेंट हमें ऐसा लगेगा ना टर्मिनल पे है वो डोमिनेंट है, नहीं। जो कोने में है वो डोमिनेंट है, क्योंकि जो कोने में है वो सबसे इंटरेक्ट कर सकता है। मेरा सिर तो ऐसे ही पड़ा है, एक ही बार तुम्हें सर मार सकता है, लेकिन हाथ कितनी बार पीट सकते हैं तुम्हें, राइट। तो फ्लावर की पोजीशन डोमिनेंट है एक्सियल, हाथ, ठीक है, टर्मिनल नहीं है। ये वाली गलती हो जाती है। फ्लावर का कलर सबको याद रहता है कि वायलेट डोमिनेंट था, वाइट रिसेसिव था, हाइट भी टॉल डोमिनेंट थी, ड्वार्फ कम रिसेसिव थी। जो कंफ्यूजन देता है वो यही देता है, सीड का कलर, पोर्ट का कलर और फ्लावर की पोजीशन। तो हम इसको लिख लेंगे क्योंकि हमें पता है ये दिक्कत देता है। ये पॉइंट याद रखना है, ये पॉइंट याद रखना है और ये पॉइंट याद रखना है कि इसमें डोमिनेंट क्या है, रिसेसिव क्या है। डन? ले लिया? हाँ इशिता। मैम जैसे ये पॉड शेप है ना डोमिनेंट में फुल, तो हम इसको इन्फ्लेटेड भी बोल सकते हैं। हाँ
मैंने बस वो वर्ड्स यूज़ करे हैं जो एनसीईआरटी में यूज़ करे हैं। आप ले सकते हो, कोई चक्कर नहीं। अगर कहीं एनसीईआरटी में लिखा तो डेफिनेटली उसको ऐड कर लेना। ओके ओके यस मैम। ओके। हाँ यार भाई, Then ma'am. मैं जो पढ़ाऊँ उसके बाद जाके एनसीईआरटी पढ़ो और अपने नोट्स को भी अपडेट करो, और जो भी वर्ड उसमें अगर कोई मिस हो गया मुझसे तो ऐड करो उसके अंदर, और बताओ। अगर हो सकता तो हमें भी बताओ, अगर नहीं बताना तुमको कोई बात नहीं, तुम अपने नोट्स को अपडेट करो, चेक करो भाई। कभी कभार इंसान गलती से गलत बोल देता है, तो तुमको बिल्कुल चेक कर, इसे कहते हैं सेल्फ अवेयरनेस। कभी जैसे बड़े होते हैं जो लोग यूपीएससी की कोचिंग लेते हैं ना, मैंने उन टीचर से देखा है कि वो क्लास में से बोलते हैं, वो पढ़ाते हैं पूरा कॉन्सेप्ट और बहुत बहुत सारा, उनका तो अनलिमिटेड सिलेबस टाइप का है। वो पढ़ाते हैं और वो सामने से बोलते हैं कि मैंने बोल दिया तो उसका मतलब ये नहीं सही है, तुम जाओ तुम पढ़ो, तुम देखो ये सही है ना, तुम्हारे कॉमन सेंस से मैच करा है या नहीं, और अगर नहीं कॉमन सेंस से मैच करा तो मुझे आके बता, ठीक है। अगर तुम्हें लगता है मैंने कुछ गलत बता दिया तो मुझे बता, तो मैं भी सीखूंगी तुम भी सीखोगे। हम उस स्टेज पर हैं कि हम इतने मेच्योर हो चुके हैं कि हम चीज़ों को खुद एनालाइज करें। तो 12th ग्रेड में तुम इतने मेच्योर हो कि तुम चीज़ों को एनालाइज कर सकते हो, तुम इस पोजीशन में नहीं हो कि तुम डिसीजन ले सकते हो, राइट। तो इसलिए तुम थोड़ा सा बीच में अटक जाते हो ना कि अब हम बड़े हो गए हैं छोटे हो गए हैं, तो उसको कहते हैं सेल्फ अवेयरनेस। पढ़ाया है जाओ पढ़ो, देखो सही पढ़ाया है नहीं पढ़ाया है। ऐसा नहीं कि तुम मुझे बैठ के जज कर रहे हो, तो तुम वेस्ट करोगे अपना टाइम, मुझे जज करके क्या मिलेगा ना। लेकिन तुम ये समझोगे, जब तुम पढ़ोगे तो तुम्हें रियलाइज होगा ये क्लास में पढ़ा था, हाँ ये वाला पॉइंट सेंस बना रहा है, लेकिन जो क्लास में पढ़ा था ये लाइन से सेंस ही नहीं बन रहा। तभी तो तुम डाउट पूछोगे, तभी तो तुम्हारा पेपर क्लियर होगा। सो बी अवेयर, पढ़ो और उसको अच्छे से एनालाइज करो, और हमेशा अपने नोट्स अपडेट करो। हम भी नोट्स बनाते हैं और हम टीचर्स भी अपने नोट्स को अपडेट करते रहते हैं, जैसे जैसे नई किताबें आती हैं हमें भी नई चीज़ें पता चलती है, राइट। सो बी सेल्फ अवेयर स्टूडेंट। ऐसे नहीं बनना, मैंने बोला क्लास में आगे आ गए, मैंने बोला खड़े हो जाओ, खड़े हो गए, रिप्लाई कर दिया चले गए। ऐसे रोबोट्स नहीं बनना, यार मेच्योर, ठीक है। मुझे रोबोट बनाना, मुझे ये कल्चर ही पसंद नहीं है। तो बी एस मेच्योर पर्सन इस सेंस में, और तुम इतने मेच्योर हो, तुम्हारी एज है इतनी, तो ऑब्जर्व, अच्छे से पढ़ो घर जाके, और जितना पढ़ा है उसको ज़रूर पढ़ो, ताकि तुम्हें भी पता चले कि सच में सही पढ़ाया है और काम भी आया है। अगर मेरा इतना स्लाइड लेकर आने का कोई फ़ायदा भी है, अगर तुम्हारे समझ ही नहीं आया बाद में पढ़ के, तो फ़ायदा क्या था क्लास लगाने का। इससे अच्छा कहीं और से यूट्यूब से पढ़ लेता। क्यों आया ना, सोचने की बात है ना यार, वेस्ट क्यों करेगा टाइम, राइट। तो इस चीज़ को समझना और मैच्योरली इस चीज़ को हैंडल करना। ये नहीं कि तुम्हें प्रॉब्लम होगी मुझसे, हम क्या फ़र्क पड़ जाएगा, तुम अपना बैच करके चले जाओगे, मैं तुम्हें पढ़ा के चली जाऊंगी, राइट। लेकिन तुम इस चीज़ को समझना, और ये सिर्फ पढ़ने से आएगी। सो हमेशा जाके पढ़ा करो जितना पढ़ाया है एटलीस्ट, ताकि तुमको पता चले सही है या नहीं। और बहुत बच्चे हैं जिनका मुझे एक्चुअल में डाउट आता है, ये क्वेश्चन मैंने क्लास में कराया लेकिन उनसे नहीं हुआ, बाद में होता ही है। जो मैंने क्लास में कराया ना, क्वेश्चन लगा के देखना, होते नहीं है बाद में कभी कभार, फिर बताते हैं उन्हें कि ये गलती हुई थी। अब वो उस बच्चे से वो क्वेश्चन कभी गलत नहीं होगा, क्योंकि उसने मेहनत की है। तो जो मैंने तुम्हें पीछे बताया अभी, वही करेक्टर्स यहाँ लिखे हैं। ये ग्राफ, ये जो चार्ट सा है, ये तुमको वो करने के लिए आ सकता है आराम से, क्या कहते हैं, लेबल करने के लिए, ठीक है। तो उसने बहुत अच्छी बात बोली थी ना कि इन्फ्लेटेड वर्ड यूज़ कर सकते हैं, तो इस वाले चार्ट में उन्होंने इन्फ्लेटेड वर्ड यूज़ कर दिया है, ठीक है। तो इसको हम अपडेट भी कर सकते हैं। क्या बात है, 100 बच्चे आ गए हमारी क्लास में। अच्छा, मेरी क्लास में नहीं आए हो तुम, हैं सर की क्लास लगाने आए हो पापियो। तो इन्फ्लेटेड वर्ड हमें यहाँ से पता चल गया, राइट। चलो, तो ये एक बार बैठ के रिवाइज कर लेना, ऐसे हाथ रखना इसके ऊपर राइट साइड पे, कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट पे, और कैरेक्टर को पढ़ना। कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट क्या होते हैं, ट्रेट मैंने तुमको बता दिया ना कि ट्रेट होते हैं डिफरेंट डिफरेंट वेराइटी किसी चीज़ की। तो जैसे हाइट है, तो हाइट की डिफरेंट वेराइटी को मैं कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट बोल दूँ। कोई टॉल है तो कोई डॉर्फ है, और यही दो वो पढ़ते थे, ठीक है। वो मीडियम हाइट नहीं पढ़ते थे। चले आगे। Yes ma'am. एनसीईआरटी का एक छोटू सा डायग्राम है यस जो मैम। बड़े आराम से इग्नोर हो जाता है, लेकिन करना नहीं है। क्या डायग्राम है ये है स्टेप्स इन मेकिंग अ क्रॉस इन पी, ठीक है। ये डायग्राम इंपॉर्टेंट क्यों है, मैं तुम्हें पॉइंट बताती हूँ। इसमें जो ध्यान नहीं जाता वो है इमेस्कुलेशन पे। तो बड़ी इमेस्कुलेशन, इस पे क्वेश्चन बनता है, ठीक है। तो इसकी क्या करेंगे हम लोग, छोटी सी डेफिनेशन लिख के रख लेंगे, ओके। ये तुम खुद करोगे। तो पी प्लांट जो है वो कैसा है, वो बाइसेक्सुअल है यूनिसेक्सुअल है, बाइसेक्सुअल। Bisexual. बाइसेक्सुअल। हाँ ठीक है। लेकिन मेंडल ने कहा अगर मुझे अपने हिसाब से क्रॉस कराना है तो पहले तो मुझे पत्ते काटना है। यार मेंडल ने ये कराई क्यों क्रॉस, पता है क्या, उस टाइम पे मेंडल ने ये ऑब्जर्व किया पी प्लांट्स को देख के। वो सोचते थे, वो बहुत मतलब इंटेलिजेंट थे, वो टीचर बनना चाहते थे। उन्होंने एंट्रेंस एग्जाम किया, लेकिन हाँ इमेस्कुलेशन यही है प्रतिभा, गुड। उन्होंने एंट्रेंस एग्जाम किया, उनका क्लियर नहीं हुआ यूनिवर्सिटी में, उनका दिल टूट गया। यार मोन में हाथ त्याग दिया मैंने, मैं नहीं जा रहा, मैं जा रहा हूँ भगवान की सेवा में। बहुत अच्छा स्टेप है, उन्होंने वो करी। लेकिन उनको इंटरेस्ट था अभी भी, उन्होंने कहा मैं अपना इंटरेस्ट क्यों छोड़ दूं भाई, मुझे कोई पढ़ाने नहीं दे रहा तो, है ना। अब तो ऑनलाइन टीचिंग ऑप्शन ही नहीं था। उन्होंने कहा ठीक है मैं अपना इंटरेस्ट करूंगा। उनको इंटरेस्ट किस बात पे था, उन्होंने कहा कि एक पेरेंट मुझे दिख रहा है टॉल, उसके बच्चे भी टॉल है, ऐसा क्यों,
जो पेरेंट ड्वार्फ है उसके बच्चे भी ड्वार्फ है। ऐसा क्यों है कि हम अपने पेरेंट जैसे मिल रहे हैं या नहीं मिल रहे? तो ये जनरल ऑब्जर्वेशन है। वो जनरल ऑब्जर्वेशन उन्होंने उन प्लांट में भी ऑब्जर्व करी और उन्होंने पी प्लांट के ऊपर एक्सपेरिमेंट कर दिया ताकि उनको अपने सवालों के जवाब मिले। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा सबसे पहले तो अगर अपनी मर्जी से इनकी रिप्रोडक्शन करानी है ना तो ये बायसेक्सुअल फ्लावर है, मतलब मेल एंड फीमेल बोथ है ना। तो पहले तो उनको अलग अलग करो। ठीक है, तो अलग अलग करने का प्रोसेस क्या है? इमेस्कुलेशन, रिमूवल ऑफ एंथर। यहाँ बहुत अच्छे से लिखा है। तो उन्होंने कहा मेल पार्ट को काट देता हूँ। ठीक है, तो उससे क्या हो जाएगा, दो प्लांट अलग अलग बन जाएगा। तो मेल वाले अलग रखे उन्होंने, फीमेल वाले अलग कर दिए। तो उन्होंने करी इमेस्कुलेशन। ठीक है, फिर उन्होंने क्या किया, फिर उन्होंने कर दिया बैगिंग। बैगिंग क्या होता है कि तुम स्पेसिफिकली जो फीमेल पार्ट होता है ना, फीमेल प्लांट, उसको पॉलीथीन जैसे पैकेट से ना कवर कर देते हो। तुम तो हिमाचल से हो, तुमने तो सेब की खेती में ऐसी सब चीज़ें देखी भी होगी शायद। तो बैगिंग कर देते हैं ताकि पॉलिनेशन ऐसे हो ना पाए। ठीक है, फिर उन्होंने अपने डिज़ायर पॉलन लाए और फिर उन्होंने क्या किया, बैगिंग को हटाया एंड उन्होंने क्या करा दिया, रिप्रोडक्शन। उन्होंने पोलन ऐसे छिड़क दिए फीमेल फ्लावर के ऊपर और उससे उसकी रिप्रोडक्शन हो गई। ठीक है, फिर उन्हें दोबारा से वैसे बैगिंग कर देते हैं ताकि कोई और, जब तक प्लांट दोबारा से उगने न लग जाए ना तब तक बैगिंग हटाते नहीं है। तो इस तरीके से उन्होंने किया। तो इसमें मैस्कुलेशन एक वर्ड था जो मुझे लगा तुम्हें करना चाहिए, तो मैंने मेंशन कर दिया। अपनी एनसीईआरटी में टिक कर लो और अब आगे चल रहे हैं। डन? डन मैम। भाई स्पीड थोड़ी ज़्यादा तो नहीं हो गई? No, ma'am. नो मैम। हाँ, बटर पेपर या पॉलीथीन बैग कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। बटर पेपर भी नॉर्मली वर्ड यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने ये ऑब्जर्व करने के लिए दो क्रॉस करे थे। एक था मोनो हाइब्रिड क्रॉस और एक था डाई हाइब्रिड क्रॉस। मोनो मतलब एक ट्रेड को पढ़ेंगे, वन ट्रेड स्टडी। और ट्रेड जब मैंने बोल दिया मतलब टॉल डॉर्फ ऐसी वाली चीज़। ठीक है, हाइब्रिड मतलब पेरेंट्स के मिलने से जो ऑफस्प्रिंग बनता है उसको हाइब्रिड बोलते हो। हाइब्रिड का मतलब ही ऑफस्प्रिंग है। तो उन्होंने मोनो हाइब्रिड क्रॉस करा। मोनो हाइब्रिड क्रॉस से हमें कौन से दो लॉ मिलते हैं? हमें दो लॉ मिलते हैं, लॉ ऑफ डोमिनेंस और लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। ठीक है, तो ये बनता है नीट का क्वेश्चन कि हमें कौन से वाले लॉ मिलते हैं। राइट, आज थोड़ा बेसिक सा लेक्चर हो गया ये, लेकिन ये कल थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा, तो आज बेसिक अच्छे से समझ लो। ठीक है, तो उन्होंने फर्स्ट क्रॉस करा तो उन्होंने कहा लेट्स से प्लांट की हाइट ले लेते हैं। राइट, तो ये हाइट तुम्हें क्रॉस तो आता ही होगा, है ना? तो बनाओ फिर क्रॉस, मुझे बताना जरा कैसे करना है, मदद कर दो। उनके मीट फॉर्मेशन हो गया। लेट्स के ये जो टीटी लिख दिया मैंने, कैपिटल कैपिटल, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? होमोजाइगस डोमिनेंट। होमोजाइगस मतलब कि सेम वाले तुमने ट्रेट लिखे, सेम अल्फाबेट लिखे हैं। ठीक है, अगर मैं कैपिटल टी स्मॉल टी लिख दूं तो इसको क्या कहूंगी मैं? हेटेरोजाइगस। यस, डोमिनेंट ही रहेगा क्योंकि डोमिनेंट है इसमें। राइट, तो होमोजाइगस डोमिनेंट ये पेरेंट रिप्रेजेंट करे। लेट्स से दिस इज फादर एंड दिस इज मदर। अब गेमीट बनते हैं ना, गेमीट में क्या 50% रेट ही जाता है ना, तो ये दो क्रोमोसोम रिप्रेजेंट कर रहे हैं एक तरह से ना, तो एक ही जाएगा गेमीट में। तो गेमीट में हमेशा इसे अलग अलग कर दो। ठीक है, तो कैपिटल टी एक गेमीट है, कैपिटल टी एक गेमीट है, स्मॉल टी स्मॉल टी। ठीक है, तो यहाँ हमने बनाया गेमीट्स। अब इनमें क्या फर्टिलाइजेशन कर दो। तुम किसी में भी फर्टिलाइजेशन करो, रिजल्ट क्या निकलेगा तुमको? क्रॉस का कैपिटल टी स्मॉल टी। राइट, ये क्या बना है, होमोजाइगस हेटेरोजाइगस? हेटेरोजाइगस डोमिनेंट। बच्चा कैसा होगा, टॉल या डॉफ? हम टॉल। क्या, तो बच्चा होगा टॉल। ठीक है, अब मुझे जानना है इसके बारे में और डालना। तो उन्होंने देखा कि जब भी वो टॉल और डॉर्फ को रिप्रोड्यूस कराते थे ना, हमेशा टॉल बच्चे पैदा होते थे। तो उन्होंने सोचा कि ये जो डॉर्फ का फीचर है ना, ये छोटी हाइट का जो भी चीज़ है, यार ये आगे जनरेशन में नहीं जाता, ये गायब हो जाता है। उनको ऐसा लगा। बहुत एक्सपेरिमेंट किए उन्होंने ऐसे, बहुत पी प्लांट पे, पर उनको हर बार एक ही रिजल्ट मिला। वो पागल हो गए। वो कहते ठीक है भाई, मैं मान गया ये छोटे वाला कहीं खो गया है। उन्होंने कहा चल एक काम करता हूँ, एक बार इसकी सेल्फिंग करा के देखता हूँ। दिस इज एन F1 जनरेशन। ठीक है, फिलियल 1 जनरेशन। उन्होंने कहा चल मैं इसकी सेल्फिंग करा के देखता हूँ, लेट्स सी क्या होता है, हो सकता है मेरा इरादा बदल जाए, कुछ नया देखने को मिले। तो उन्होंने करा दी सेल्फी। तो उन्होंने टॉल शॉर्ट को दोबारा से, मतलब भाई बहनों के बीच में रिप्रोडक्शन करा दी, क्योंकि प्लांट्स में ऐसा कुछ नहीं होता। राइट, तो जब उन्होंने ये कराया, इसका डेटा अब हमें अच्छे से लिखने का जो तरीका है इसके डेटा का, वो हमारा होता है पुनीट स्क्वायर। राइट, पुनीट स्क्वायर में हम डेटा बना लेते हैं। करेक्ट, एम आई रॉन्ग? यस मैम। तो मुझे Correct. बताना कैसे भरते हैं पुनीट स्क्वायर, मुझे नहीं आता। मैम मेल वाला ऊपर लिखते हैं और फीमेल वाला लेफ्ट साइड। मेल ऊपर फीमेल नीचे, तो नीचे क्या लिखूं मैं फिर पहले बॉक्स में? कैपिटल टी स्मॉल टी और ऊपर भी कैपिटल टी स्मॉल टी। स्मॉल टी।
गुड, थैंक यू, बिल्कुल सही। तो तुमको कैसे याद रखना बेटा, ऐसे याद रख लेना। जो पहला डब्बा है ना, जो उस पहले डब्बे में हॉरिजॉन्टली लिखा है वर्टिकली भी वही लिखना है, ठीक है। तो लास्ट डब्बे में हॉरिजॉन्टली लिखा है ना, वर्टिकली नीचे भी वही लिखना है। मिला दो इसको, क्या दिक्कत है। कैपिटल कैपिटल टी, कैपिटल capital टी small t। कैपिटल टी स्मॉल टी तो मुझे इससे क्या मिला, मुझे मिला ये 4 डब्बे है ना। अब देखो इसका छोटा छोटा सा मैथ है, ये तो सब ऐसे ही कर लो। छोटा सा डब्बा है ना, ये रिप्रेजेंट कर रहा है 100% पॉपुलेशन, ठीक है। तो हर डब्बा रिप्रेजेंट कर रहा है 25% पॉपुलेशन। 25 कह सकते हो ना, कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को, है ना। इतनी मैथ लगा लेंगे हम लोग, कोई बात नहीं है। कैपिटल टी वाले कितने हैं, 25%. कैपिटल टी स्मॉल टी 75%. वाले कितने हैं, 2 और स्मॉल टी वाले कितने हैं, 1 है ना। तो अगर एक कैपिटल टी वाला है तो मैं कह सकती हूँ कि वो कितना परसेंट हुआ, एक डब्बा 25%। 25%. दो कैपिटल टी स्मॉल टी वाले हैं, यानी कि 2 डब्बे प्लस कर लो, 25 25 50%. फिर से 25%, है ना। 100% का पूरा हो गया, ठीक है। अगर मैंने टी की लैंग्वेज में लिखा है, यानी कि मैंने जीनोटाइप लिखा है या फिनोटाइप, जीनोटाइप तो जीनोटाइप वुड बी 1:2:1, ठीक है, ठीक है। 1 ये रिप्रेजेंट करता है टॉल, ये रिप्रेजेंट करता है टॉल, और ये रिप्रेजेंट करता है डॉर्फ, राइट। और फिनोटिपिक रेशियो कैसा रहेगा मेरा, 3:1 3:1। क्यों, क्योंकि ये देखो, ये कितने, ये तीनों के तीनों तो टॉल ही है ना, ये भी टॉल है, ये भी टॉल है, ये भी टॉल है, राइट। और अगर मैं इसको और स्पेसिफिक अगर लिखा जाएगा, मैक्सिमम जो लिखा जाएगा वो ये लिखा जाएगा कि ये जो है टॉल वाला, ये है होमोजाइगस डोमिनेंट, राइट। नीचे वाला क्या लिखूं, हेटेरोजाइगस डोमिनेंट, And और उसके नीचे वाला, होमोजाइगस Homozygous. इससे ज्यादा क्वेश्चन नहीं बनता यार इसमें, इससे ज्यादा कोई लैंग्वेज में नहीं क्वेश्चन Yes, ma'am. यस, गुड, डन। स्क्रीनशॉट ले लिया, हमारा मोनोहाइब्रिड done, ma'am. बहुत किस्मत वाले थे मेंडल, जो उनके सामने ना मेंडल की खुद की एक्सेप्शंस नहीं आई, वो हमने बाद में पढ़ी, ठीक है। क्योंकि देखो मेंडल से हमें सीखने को मिलता है कि उनके पास कितने कैरेक्टर थे पी प्लांट पे, पर उन्होंने कहा मैं सिर्फ 7 स्टडी करूंगा। उनके पास कितना सारा डेटा था, लेकिन उन्होंने कहा मैं एक ही चीज़ पे फोकस करूंगा। जब उन्होंने मोनोहाइब्रिड क्रॉस किया, उन्होंने सिर्फ इस पे फोकस किया। उन्होंने कहा फाड़ में जाए, पॉट का कलर क्या है, उसकी शेप क्या है, हाइट क्या, मुझे किसी से कुछ नहीं लेना देना, मुझे सिर्फ प्लांट की हाइट पे फोकस करना है। इसको कहते हैं फोकस। जब उन्होंने इतना फोकस किया, आज तक हम उनकी रिसर्च पढ़ते हैं, तो जब तुम फोकस कर लेते हो ना, तुम्हारे पास फिजिक्स केमिस्ट्री बायो है, इतनी सारी चीज़ें हैं, जब तुमने फोकस कर लिया ना कि मुझे ना आज के इस 24 घंटे में सिर्फ केमिस्ट्री पढ़नी है, तो केमिस्ट्री पढ़ोगे भी और उसका रिजल्ट भी आएगा। मेंडल हमें फोकस करना सिखाते हैं कि फोकस का एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है ये, कि सब चीज़ों को भूल के एक चीज़ पे फोकस किया उन्होंने। जबकि पॉट का कलर अभी भी था, उन्होंने ध्यान नहीं दिया, उन्होंने कहा मैं इस पे फोकस करूंगा, बाद में उसको देखूंगा। सो दिस इज समथिंग यू लर्न फ्रॉम दैट साइंटिस्ट, राइट। सो मोनोहाइब्रिड क्रॉस था कुछ इस तरीके से। अब आती है एनसीईआरटी की पिक्चर, ये इंपॉर्टेंट है, पता होनी चाहिए, तो इसलिए डिस्कस करनी पड़ेगी। सेम ही है जो हमने पीछे किया, लेकिन ज़रूरी है एनसीईआरटी की डायग्राम एक बार देखना, उसकी लेबलिंग को अच्छे से अपने पेंसिल से ऐसे रख के देखना कि मुझे आता है ना इसका मतलब, क्योंकि एक पिक्चर ज़रूर आएगी लेबल करने के लिए, और वो है तुम्हारे फ्री के 4 मार्क्स। और शायद ऐसा हो सकता है कि तुम रैंक लाते लाते रुक रहे हो, लेकिन वो 4 मार्क तुम्हारा रैंक ला दे, ठीक है ना। तो देखो टॉल प्लांट है और ये है डॉफ प्लांट। क्योंकि प्योरली टॉल है तो मैं इसको कहूँगी प्योर लाइन, प्योर लाइन है पेरेंट की, कोई मिक्सिंग नहीं है, ठीक है। ये भी प्योरली डॉर्फ है ना, तो ये प्योर लाइन है। तो प्योर लाइन एक वर्ड है जो तुमको तुम्हारे स्टेट एग्जाम्स में यूज़ किया जा सकता है, इट इज़ इंपॉर्टेंट। अब ये मत बोल देना हम तो सिर्फ नीट देंगे, फ्लेक्सिबिलिटी रखनी चाहिए। डॉक्टर बनना है डॉक्टर बनो, लेकिन दरवाजे सब खोल के रखने हैं, ठीक है ना। फिर जो से दरवाजे में जाना है वो देखेंगे। फिर उन्होंने इसका क्रॉस कराया, तो क्रॉस करा के कुछ नहीं किया यार, जो हमने किया था ना ऊपर कैपिटल टी और स्मॉल टी, इसी का उन्होंने पुनीट स्क्वायर के फॉर्म में लिख दिया ना, और कुछ नहीं किया। तुम ऐसे लिख दो पुनीट स्क्वायर के फॉर्म में कैपिटल टी स्मॉल टी कर लो, इसका स्क्वायर बनाओगे तब भी ये निकलेगा कैपिटल टी स्मॉल टी हर डब्बे में, ठीक है। जब ये बन गया उसके बाद उन्होंने F1 जनरेशन में सेल्फिंग करा दी, सेल्फिंग लिखा है यहाँ पे, सेल्फिंग कराई तो इन्होंने वही वाला चार्ट बनाया जो हमने पीछे बनाया, हमने ऐसे बना दिया, इन्होंने थोड़ा टेढ़ा कर दिया उसको। फिनोटिपिक रेशियो लिखा है यहाँ पे टॉल एंड डॉर्फ, जीनोटिपिक रेशियो यहाँ पे लिखा है 1:2:1। रेशियो इंपॉर्टेंट है, उनके मीनिंग इंपॉर्टेंट है। इज इट डन? Yes, ma'am. Done. ओके, अब किसी को भी डाउट है वो सिर्फ वो बच्चा हाथ खड़ा करेगा, बाकी सब रुकेंगे। एनी डाउट सो फार? हाँ अनीश। मैम इसमें कुछ ऐसा होगा कि मेल डोमिनेंट है या फीमेल? नहीं, सेक्स के कोई रिलेशनशिप नहीं।
गुड, इट वाज अ गुड क्वेश्चन एक्चुअली। तो लॉ ऑफ डोमिनेंस की डेफिनेशन तुम्हारी एनसीईआरटी में दिखी है, ये लाइनें दिखी, पेज नंबर कौन से पे है बताओ जल्दी जल्दी। 73. 75. 75। साहिल तुम रो रहे हो क्या? ये कैसी आवाज थी? साहिल इसका क्वेश्चन मैं तुझे बाद में, इसका जवाब बाद में दूंगी। इसके बहुत सारे जीन होते हैं, प्लियोट्रॉफी इसका एग्जाम्पल हो सकता है, बाद में समझाऊंगी, ठीक है। तो पेज नंबर 75 पर लॉ ऑफ डोमिनेंस की लाइन है, इसके ऊपर क्वेश्चन आराम से बनता है और कौन से असर्शन रीजन बहुत अच्छे से बनता है। कैरेक्टर आर कंट्रोल बाय डिस्क्रीट यूनिट कॉल्ड फैक्टर्स। उन्होंने कहा जो कैरेक्टर्स है ना, कि हाइट है, कलर है, ये जो कैरेक्टर है ये कंट्रोल करता है जीन। जीन की वजह से कोई कैरेक्टर एग्जिस्ट करता है, सही बात है, फैक्टर को जीन ही तो कहते हैं। तो कोई भी कैरेक्टर है वो इसलिए है क्योंकि जीन है। अगर मैं बोलूँ यहाँ हेयर कलर है, वो बिकॉज ऑफ जीन है, तो सही तो कह रहा है। तो पहली लाइन सही है, लॉ ऑफ डोमिनेंस ये कहता है। दूसरा, फैक्टर्स अकर इन पेयर, वो कह रहे हैं ये जो फैक्टर होते हैं ना, बेसिकली जो जीन होते हैं पेयर में आते हैं, सही बात है। एक हमें मम्मी से मिलता है, एक हमको पापा से मिल जाता है, तो ये हमेशा पेयर में तो मिलते हैं, क्रोमोसोम नंबर का 1 का पेयर है, राइट। इन अ डिसिमिलर पेयर ऑफ फैक्टर्स वन मेंबर ऑफ द पेयर डोमिनेंट एंड द अदर इज रिसेसिव, ठीक है। उन्होंने कहा जो डिसिमिलर पेयर ऑफ फैक्टर होता है ना, जो डिसिमिलर सा पेयर है, यानी कि एलील है, यस ठीक है, जहां मैम। पर मैं जीन नहीं मैं एलील वर्ड यूज करूंगी, राइट। तो उन्होंने कहा करेक्टर तो अभी भी वही है, हेयर कलर, एचसी लिख रही हूँ मैं हेयर कलर, लेकिन एक है डोमिनेंट जो जैसे मैं कह रही हूँ ब्लैक, और एक है रिसेसिव, तो मैं इसको छोटे अल्फाबेट से लिख दूंगी। तो उसने कहा एक डोमिनेंट है और एक रिसेसिव होगा, इसको कहते हैं लॉ ऑफ डोमिनेंस। ये उसके 3 फैक्टर है, इस पे घुमा फिरा के क्वेश्चन आराम से आ सकते हैं, इसे बाय हार्ट लिख के याद कर लेना। और एक और चीज याद रखने ना, जो भी कैरेक्टर डोमिनेंट है, जैसे हेयर कलर है ब्लू, ठीक है, तो मैं अगर सॉरी आई कलर है ब्लू और दूसरा आई कलर है ग्रीन, तो मैं जी नहीं लिखूंगी, मैं उसको स्मॉल अल्फाबेट से लेकिन बी से रिप्रेजेंट करूंगी। तो जो भी फीचर डोमिनेंट होता है हम उसी का अल्फाबेट यूज करते हैं, बस उसको छोटे में लिखेंगे अगर छोटी एबीसीडी में तो वो रिसेसिव रिप्रेजेंट कर रहा है, और अगर बड़े में लिख देंगे तो वो डोमिनेंट रिप्रेजेंट कर रहा है। गॉट इट? यस मैम। ठीक है, बड़ी प्यारी सी लाइन लिखी है यहाँ पर। द लॉ ऑफ डोमिनेंस इज यूज टू एक्सप्लेन द एक्सप्रेशन ऑफ ओनली वन ऑफ द पेरेंटल कैरेक्टर इन ए मोनोहाइब्रिड क्रॉस। पेरेंट के सिर्फ एक कैरेक्टर की बात कर रहा है वो, टॉलनेस बोली तो एक कैरेक्टर की बात करी उसने, और कुछ नहीं बताया, ठीक है। इट ऑल्सो एक्सप्लेन द प्रोपोर्शन ऑफ 3:1 ऑब्टेन फ्रॉम F2 जनरेशन, वही हमने F2 जनरेशन पर, तो याद रखना मोनोहाइब्रिड क्रॉस एक ही की बात कर रहे हैं। डन? यस मैम। बैक क्रॉसेस क्या होते हैं? बैक क्रॉस होता है मैम जब प्रीवियस जनरेशन के साथ जो F1 से जनरेशन Parent- किसी भी पेरेंट के साथ क्रॉस करवाना। पेरेंट के साथ क्रॉस करा दे तो उसको बैक क्रॉस कहते हैं। 2 टाइप के होते हैं, एक होता है टेस्ट क्रॉस, बहुत ही अनएथिकल से हैं, और दूसरा होता है आउट क्रॉस। टेस्ट क्रॉस क्या होता है? जब रिसेसिव पेरेंट के साथ यस F1 जनरेशन को क्रॉस करते हैं हम रिसेसिव पेरेंट के साथ, ठीक है, रिसेसिव पेरेंट के साथ, तो उसको कहते हैं हम टेस्ट क्रॉस। फॉर एग्जाम्पल F1 जनरेशन मेरी कुछ भी हो सकती है, लेट्स से मेरी टी है, और इसको मैं पेरेंट के साथ रिसेसिव के साथ क्रॉस कराऊंगी, स्मॉल टी के साथ, तो ये मेरा हो गया टेस्ट क्रॉस। मैं ऐसा क्यों कराती हूँ? ताकि मुझे ये पता चल जाए कि जो मेरी ये जनरेशन है ना F1, वो हेट्रोजाइगस है या होमोजाइगस है। ये भी तो हो सकता है ना ऐसी हो, है ना, तो मुझको ये जानना है, राइट, कि ये एक्चुअल में ये वाली चीज क्या है, F1 जनरेशन का जीनोटाइप क्या है, मुझे दिख नहीं रहा है, तो मैं उसके साथ टेस्ट क्रॉस करा दूंगी, ठीक है। आउट क्रॉस क्या होता है? F1 generation cross with dominant डोमिनेंट parent. के साथ जब करते हैं। डोमिनेंट पेरेंट। कुछ बुक में तुम्हें ये भी मिलेगा कि किसी भी पेरेंट से करा दो उसको भी आउट क्रॉस कहते हैं, पर हम स्पेसिफिकली ना उसको डोमिनेंट पेरेंट कह देते हैं, क्योंकि रिसेसिव के पास हमारे पास एक और वर्ड है, राइट। तो हम ये बस एक नेचर F1 जनरेशन का जीनोटाइप जानने के लिए हम जनरली यूज करते हैं। स्क्रीनशॉट लो इसका, इस पे नीट का क्वेश्चन बनता है, ठीक है। अब ये एनसीईआरटी का कौन से पेज नंबर पे, जल्दी बताओ भाई। 75. मैम पेज 75। 55. इट रिप्रेजेंट्स अ टेस्ट क्रॉस, यानी कि टेस्ट क्रॉस इंपॉर्टेंट है ना, ये तो इंपॉर्टेंट चीज़ होगी हमारे पास, राइट। तो तुमको क्या जानना है? तो हम इसका जीनोटाइप अननोन है, राइट, इसका जीनोटाइप अननोन है, ये भी हो सकता है इसका जीनोटाइप, यार ये भी हो सकता है इसका जीनोटाइप, ठीक है। अगर सिर्फ रिसेसिव होता तो मुझको पता ही चल जाता ना, उसका फीचर फिनोटाइप भी डिफरेंट होता। तो मुझे ये जानना है कि हेट्रोजाइगस डोमिनेंट है या होमोजाइगस डोमिनेंट है। नीट ऐसे भी पूछ सकता है कि टेस्ट क्रॉस इज यूज्ड टू फाइंड व्हाट, टू फाइंड होमोजाइगस डोमिनेंट एंड हेट्रोजाइगस डोमिनेंट, घुमा सकता है वो। क्लियर? क्लियर?
यस मैम। बहुत बढ़िया। ठीक है, तो अगर मुझे ये जानना है तो उन्होंने कहा कुछ नहीं यार, दोनों केसेस में ये तुम्हें पेरेंट रिप्रेजेंट कर रहा है, मैं डायग्राम पढ़ना सिखा रही हूँ। ठीक है, तो ये तुम्हें पेरेंट रिप्रेजेंट कर रहा है, ये भी पेरेंट है और बेटा ये भी पेरेंट है, दोनों रिसेसिव है, राइट। दोनों रिसेसिव के साथ जब तुम क्रॉस करोगे तो क्या पॉसिबिलिटी आएगी? हाँ बेटा बोलो शिवानी। मैम ये समझ नहीं आया, ये फाइंड होमोजाइगस डोमिनेंट वाला। अच्छा, ये क्या है? ये हम कह रहे हैं कि टेस्ट क्रॉस किस लिए यूज होता है। टेस्ट क्रॉस इसलिए यूज होता है कि तुमको पता चले कि जो F1 जनरेशन है ना, ऐसे बनाई थी हमने कि T और T से क्रॉस करके हमें बना कैपिटल T स्मॉल मैम t। वॉइस लैग हो रही है। सबको लैग हो रही है? नो मैम। यहाँ पे इंटरनेट का इशू होगा बेटा। तो ये जो F1 जनरेशन थी ना शिवानी, तो F1 जनरेशन में मेरे पास क्या है? कैपिटल T स्मॉल t है या स्मॉल t स्मॉल, सॉरी कैपिटल T स्मॉल t है या फिर कैपिटल T है। अगर मुझको ये जानना है ना, मैं इसलिए टेस्ट क्रॉस करती हूँ। तो कैपिटल T स्मॉल t को मैं क्या बोलूंगी? होमोजाइगस डोमिनेंट या होमोजाइगस रिसेसिव? होमोजाइगस डोमिनेंट। मैम और इसको होमोजाइगस डोमिनेंट बोलूंगी बेटा, हेट्रोजाइगस। हेट्रोजाइगस डोमिनेंट। हेट्रोजाइगस। और ये वाला? होमोजाइगस डोमिनेंट। तो इसी चीज को वो ऐसे भी पूछ सकते हैं ना, द टेस्ट क्रॉस इज यूज टू फाइंड आउट वेदर F1 जनरेशन इज होमोजाइगस डोमिनेंट और हेट्रोजाइगस डोमिनेंट। तो ये लैंग्वेज वो यूज कर सकते हैं, मैंने तुम्हें लैंग्वेज लिखवाई है, समझ आई? यस मैम। ओके शाबाश। टाइम क्या हुआ हमारे पास? एक्सेप्शन है मोनोहाइब्रिड क्रॉस की दो, एक होती है इनकम्प्लीट डोमिनेंस और एक होती है को डोमिनेंस। इनकम्प्लीट डोमिनेंस का मतलब है कि जीन है, सुनो से ध्यान से सुनना, ये जीन है, इस जीन ने अपने आप को एक्सप्रेस किया, प्रोटीन बनाया, लेकिन इसका प्रोटीन ना होमोजाइगस क्रोमोसोम है, नहीं है होमोजाइगस क्रोमोसोम, इसका प्रोटीन सफिशिएंट नहीं है। ये मेरे बालों को सिर्फ मेरी पूरी बॉडी में कलर, स्किन का कलर ये तभी दे सकता है अगर ये जो ये इसका पेयर है ना, इसका जो दोस्त है, ये भी प्रोटीन बनाए, ठीक है, अदरवाइज ये अकेला नहीं कर पाएगा। तो क्रोमोसोम नंबर 1 का जो होमोलोगस पेयर है, अगर दोनों प्रोटीन बना रहे हैं तभी मेरी बॉडी में मेरी स्किन को कलर आएगा। एग्जाम्पल दे रही हूँ, ये ऐसा स्किन कलर एग्जाम्पल नहीं होता, जस्ट समझाने के लिए, ठीक है। इनकम्प्लीट डोमिनेंस का मतलब ये होता है कि अकेले वो डोमिनेट नहीं कर पाते, उनको पेयर में ही जरूरत होती है किसी प्रोटीन को एक्सप्रेस करने के लिए। और को डोमिनेंस का मतलब है कि ऐसा है कि मैं बना रहा हूँ कोई और प्रोटीन, मैं तो डोमिनेंट हूँ, ठीक है, करेक्टर हमारा सेम है, लेकिन मैं बना रहा हूँ कोई और प्रोटीन और मैं भी डोमिनेंट हूँ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता तुम कितना बना रहे हो, दोनों बहुत स्ट्रांग है, तो उसको कहते हैं को डोमिनेंस। तो इनकम्प्लीट डोमिनेंस का हमें जो एग्जाम्पल मिलता है वो हमें मिलता है पिंक फ्लावर वाला, यस और मैम। को डोमिनेंस का हमें एग्जाम्पल मिलता है ब्लड ग्रुपिंग एबीओ ब्लड Human blood group. एग्जैक्टली किसका एग्जाम्पल होता है ये? हाँ उसको भी एग्जाम्पल आता है, राइट, एग्जैक्टली किसका एग्जाम्पल होता है ये, उसके ऊपर नीट का क्वेश्चन बनता है, ठीक है। एग्जैक्टली इतने से पे, अगर तुम्हें आगे आता भी नहीं है तो, ठीक है, डन। यस मैम। यस हिमराज बोलो, हिमराज। मैम एक बार फिर से रिपीट कर दो। अच्छा, क्या कौन सा वाला टॉपिक? आई मीन कंप्लीट डोमिनेंस एंड कोडोमिनेंस। इनकम्प्लीट डोमिनेंस का मतलब है कि अगर ये जीन है तो ये जीन प्रोटीन बना रही है और ये प्रोटीन मेरी बॉडी को कलर देगा मेरे हेयर को, लेट से, ठीक है, लेकिन ये तभी दे सकता है कलर अरे इसका होमोलोगस पेयर जो था ना वो भी प्रोटीन बनाए, अकेले मेरे बालों को कलर नहीं दे पाएगा, ठीक है। इसको मैं बोलती हूँ इनकम्प्लीट डोमिनेंस, जो प्रोटीन बना है वो डोमिनेंट नहीं है, इनकम्प्लीटली डोमिनेंट है, ठीक है। तो दोनों प्रोटीन एक्सप्रेस होंगे तभी मेरे बालों को कलर मिलेगा। लेकिन दूसरे कंडीशन में मैंने देखा कि ऐसे ही होमोलोगस पेयर ऑफ क्रोमोसोम है, उसमें ये वाला जीन, ये जो एलील है ये बना रहा है एक प्रोटीन और ये वाला दूसरा प्रोटीन बना रहा है, ये भी अपने आप को एक्सप्रेस कर रहा है पूरा और ये भी अपने आप को एक्सप्रेस कर रहा है, ऐसा नहीं है कि कोई रिसेसिव है या कुछ, ठीक है। तो जो कलर आएगा वो दोनों का मुझे दोनों का कलर दिखाई देगा, दोनों का एक्सप्रेशन दिखाई देगा, तो इसको मैं कहती हूँ को डोमिनेंस, मिलकर डोमिनेट करेंगे, जैसे एबीओ ब्लड ग्रुपिंग। एग्जाम्पल कराऊंगे ना तो ज्यादा अच्छे से समझ आएगा, ठीक है। चलूँ आगे एक बार, या मैम। एग्जाम्पल में समझ आएगा, टेंशन ना ले। ओके, ट्राई दिस क्वेश्चन, 1 minute। वो तो बिल्कुल अलग एग्जाम्पल है कामना, हम उसको क्रॉसिंग ओवर में पढ़ते हैं, तो को डोमिनेंस और इनकम्प्लीट डोमिनेंस के अंदर हम उसे नहीं पढ़ेंगे, हम लिंकेज में आके उसको पढ़ते हैं।
तो उसका जो आई कलर का एग्जाम्पल है ना, वो नॉर्मल डोमिनेंट एंड रिसेसिव का केस होता है। ओके, ऑलराइट, स्टॉप। हाउ मेनी ट्रू ब्रीडिंग, क्वेश्चन मार्क रे वो लिखा 6 क्या, सॉरी, ओके, चलो भाई, पेन ड्रॉप मोमेंट, आ जाओ। ऑलराइट, so how many true breeding pea plant variety did Mendel select as pairs which were similar except one character with contrasting trait? तो उसने कितने पेयर लिए थे? 7 7 7 पेयर लिए थे। तो अगर मैं 7 को खोल दूं उसका डबल क्या होगा? 7 14 14 आंसर बोल दो। सी, और तो कुछ बनता ही नहीं है। आंसर इसमें या तो 7 होता है 14 होता है। उसने खोल के तुमसे पूछ लिया था भैया कितने कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट लिए, बस आंसर है 2020 का। तुम देख रहे हो इतनी सी बात पे क्वेश्चन आया 4 नंबर का। ये फ्री के नंबर थे यार, राइट, ये फ्री के नंबर थे। ट्राई दिस वन। टू 2017 का क्वेश्चन, ये फ्री के नंबर है। बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं जो बस फ्री के नंबर है, तुम्हें एक बार सुनना है, तो इसलिए हम क्लास में उसको एक बार जरूर डिस्कस करते हैं। इट्स नॉट अबाउट इजी और टफ। एग्जैक्टली, सुना ही नहीं है ना हमने। among the following character which one was not considered in Mendel in his experiment in pea plant? अब यहाँ पर हम ओवर कॉन्फिडेंस से मारे जाएंगे। रुको सारे, स्टॉप, सबको आता है, समझ गई मैं। ये वो क्वेश्चन है जो तुम्हें बता रहा है कि तुम्हें ओवर कॉन्फिडेंस से बचना है। कैसे बचेंगे? मुझे तो पता है दो कितना सोखा सा क्वेश्चन है, आराम से गलत हो सकता है। कैसे? मैंने ध्यान नहीं दिया, उसने नॉट पूछा है। तो ऐसे क्वेश्चन में हमेशा अंडरलाइन करोगे, आंसर ढूंढोगे कि किसकी बात मेंडल ने कभी नहीं करी। उसने सीड के कलर की बात कर ली है, उसने पॉट के कॉन्स्ट्रिक्ट और इन्फ्लेट होने की बात करी है, उसने स्टेम के टॉल डॉर्फ होने की बात करी है, सिर्फ इसकी नहीं करी। तो मेरा आंसर ए होना चाहिए। लेकिन मैं आंसर टिक करने से पहले दोबारा जाऊंगी कि पूछा क्या था। हाँ, किसकी बात नहीं करी है? ए, हाँ, इसकी बात नहीं करे, यही मेरा सही आंसर है। ये कोई बहुत टाइम कंज्यूमिंग काम नहीं है, 3 to 4 सेकेंड्स में होता है। लेकिन सब पीछे जाके बैक चेक जरूर करेंगे, समझ आई? ओके मैम। वेरी कॉमन एरर, तो ये तुम्हें बताएगा डोंट बी ओवर कॉन्फिडेंट। इजी क्वेश्चन तुम्हें नंबर देंगे, बट रिमेंबर वन थिंग, पेपर संभाल के करना है। पेपर सबको आता है, बायो सब पढ़ के गए हैं, लेकिन सबसे क्रैक नहीं होता। पेपर संभाल के करना होता है। ये करो, ये डेटा बेस्ड है, 2017 है, एनसीईआरटी डेटाबेस क्वेश्चन देती है यार। ये भी फ्री का नंबर था। याद कैसे करा था? मेरे को जैसे याद है मैं वैसे ही ढूंढ सकती हूँ इसमें आंसर। 6 and 3 6 और 3 पे एंड होता था, और 18वीं सदी की ये बात है। मेरे दिमाग में बस यही फिक्स है। कोई मुझे इसे चेंज करने को बोलेगा, मुझसे नहीं होगा अब। आंसर वुड बी डी, 6 and 3 से मुझे याद है, राइट। ऐसे हम कुछ क्वेश्चन कर सकते हैं, राइट। ये वाला बताओ अब, 2015 देख रहे हो तुम, नीट इससे कितने क्वेश्चन पूछता है, कितने बच्चों जैसे क्वेश्चन पूछता है। In his classic experiment of pea plant, Mendel did not use, क्या यूज? मैम इतने इजी क्वेश्चन आ जाते हैं क्या नीट में? अरे तुम्हारे सामने प्रीवियस ईयर उठाया, मैंने थोड़ी बनाए हैं। तुम्हें इजी मैम लग नहीं रहा। इतनी, बेटा क्वेश्चन इजी होते हैं जब तुम्हारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है। जब कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता क्वेश्चन आ सब तब सकते टफ हैं। लगता है। तो तुमको समझ आ गई इसलिए तुझे इजी लग रहा है। अभी ये किसी बच्चे को दे जिसने जेनेटिक्स को हाथ में लगाया, दे उसे, उसकी सांसें रुक जाएगी ये सोचने में कि उसने किसकी बात नहीं करी है। तुमने पढ़ा है इसलिए तुम्हें पता है ये। सो जस्ट बिकॉज यू ma'am. स्टडीड यू नो, ओके। सो किसकी बात उसने नहीं करी थी, तो डिड नॉट है ना, इसको अंडरलाइन कर लेंगे हम नॉट को। तो उसने शेप की बात करी थी सीड की, हाँ यार। कौन सी 2 शेप की बात करी थी? ऐसे हम रिवाइज करते हैं। सीड के कौन से कलर की बात करी थी? येलो एंड ग्रीन। येलो कौन सा डोमिनेंट था? येलो येलो डार्क की पोजीशन की कौन सी बात करी थी? एक्सीलेंट डोमिनेंट था एक्सीलेंट डोमिनेंट। हाँ, तो पॉट की लेंथ की थोड़ी बात करी थी। यस नो, मैम नहीं नहीं ना। लेकिन जिसने नहीं पढ़ा ना उसको पॉड वर्ड दिखेगा, वो पॉड वर्ड में कंफ्यूज हो जाएगा कि यार ये सुना सुना सा लग रहा है, फिर उसको समझ नहीं आएगा। तो जस्ट बिकॉज यू स्टडी ना, छोटी छोटी चीज़ें बहुत ध्यान से, पेपर निकल जाता है। ओके चलो, ये तो नहीं होगा तुमसे अभी। ओके चलो, इतने से ही इसके क्वेश्चन थे। टाइम हो गया क्या? यस मैम मैम 14 हो गए। बस 1 minute left. 1 minute लेफ्ट। अच्छा मैम 1 मिनट बची है। अच्छा, फिर तुम इसके स्क्रीनशॉट ले लोगे तो हम कल स्क्रीनशॉट से बच जाएंगे। इसका नहीं, ये तो मैंने कराना है।
ई इसका लेना, क्या डेफिनेशन लिखवाई थी मैंने। डन मैम। एक इसका लो, ठीक है। इसका लो, बहुत इंपॉर्टेंट नोट है। मैम प्रीवियस स्लाइड। डन मैम। और एक इसका लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कामना पूछ रही है। डन चलो मैम। ओके, आई एम स्टॉप।